Hey maths lovers, how are you guys? My name is Palvinder Singh and you are watching me on my channel Maths by Palvinder Singh or short form MBPS. So this is continuation to our discussion on the Abhyas series and today we are going to discuss paper number 54th. So we'll be discussing all the questions and let's start with question number first. So this first question is from DI, Definite Integrals, and this is a question of limit as a sum. So this is lim of n tend to infinity summation r equal to n to 2n this n by r square. So this topic is limit as a sum. तो अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं तो आपको पिछली वीडियोस में आपके पास कुछ कंटेंट ऐसा मिला होगा जहां पे मैंने ये सब कुछ एक्सप्लेन किया कि लिमिट एज अ सम की प्रॉपर्टीज क्या होती है और हम लोग कैसे उसे डील करते हैं कि हम लोग लिमिट एज अ सम वाले क्वेश्चंस के अंदर में अगर ये चार चीजें मिलती हैं तो आई जस्ट राइट दिस। वो चार चीजें क्या हैं, पहले एक बार हल्का सा ऐसे चेंज कर लेते हैं, ये आर स्क्वायर बाय एन स्क्वायर लिख लेता हूँ और एन स्क्वायर मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया है। अब ये एन इससे कट जाएगा तो देखो वो चार चीजें बस दिखने वाली हैं। तो ये पिछले कई पेपर्स में है, तो मैंने ये ज्ञान जमा करो के कंटेक्स्ट के अंदर में ये मेंशन भी किया था। ये यहाँ पे 1/r/n का स्क्वायर है। देखो वो चार चीजें ये हैं। पहली चीज आपको लिमिट दिखे, ये रहा लिम एन टेंड टू इन्फिनिटी जा रहा हो। दूसरा आपको 1/n दिखे। तीसरा आपको समेशन दिखे किसी लोअर लिमिट से अपर लिमिट जाता हुआ। और चौथा आपको यहाँ पे r/n दिखे। ये फंक्शन ऑफ r/n आना चाहिए सिर्फ। अगर ये चारों चीजें मिल जाती हैं तो इस चीज को रीमान सम के कारण हम लोग इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देते हैं, जहां पे एक लोअर लिमिट लिखी होती है और एक अपर लिमिट लिखी होती है। सब 1/n का रोल dx से रिप्लेस हो जाता है और r/n की जगह x आ जाता है, तो dx बाय एक्स स्क्वायर आ जाएगा। सच दैट लोअर लिमिट विल बी लिम ऑफ n टेंड टू इंफिनिटी लिखेंगे। r इनिशियल की वैल्यू n है तो n बाय n लिखेंगे विच इज 1। अपर लिमिट विल बी लिम ऑफ n टेंड टू इंफिनिटी होगा और ये अपने पास में 2n बाय n आ जाएगा विच इज 2। तो मेरे पास आएगा 1 से 2 तक का इंटीग्रल और dx बाय एक्स का इंटीग्रल क्या होगा भाई, -1/x और 1 से 2 डाल देंगे यहाँ पे। तो -1/2 -1/1, राइट। ये कितना आया भाई, यहाँ पे माइनस हाफ आया, बाहर नेगेटिव है तो हाफ आ गया। और देखो भाई मिल गया आंसर, दिस आंसर, राइट। तो आई एडवाइस कि अगर आपने ये नहीं देखा है तो पिछली रिकॉर्डिंग देखो, आपको उसके अंदर में बहुत सारी ट्रिक्स वगैरह सिखाई गई हैं कि मैं उन चीजों को वापस से रिपीट नहीं करना चाहता, क्योंकि अदरवाइज वीडियो की लेंथ बहुत बढ़ती जाएगी। तो अगर हम लोगों ने लिमिट एज अ सम का कॉन्सेप्ट अच्छे से लिखा हुआ है ज्ञान जमा करो में, या अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो उस वीडियो को जरूर देखो प्लीज, राइट। चलो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये कह रहा है कि पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे जो x प्लस वाई प्लस 13 इक्वल टू 0 पे है, सच दैट ये इस सर्कल से नियरेस्ट होना चाहिए। तो सर्कल गिवन है तो पहले सर्कल का सेंटर और रेडियस निकाल लेते हैं। तो भाई अपने सर्कल के पास में सेंटर क्या आया, सेंटर -2, -3 है और रेडियस कितनी आ गई भाई, √4 + 9 माइनस और -5 आया। तो ये 3√2 आ गई रेडियस। अब मैं क्या देखना चाहता हूँ कि भैया सर्कल तो ऐसा अपने पास है भाई -3,2, जिसका -2,3 सॉरी जिसका सेंटर है और रेडियस 3√2 है। अब ये पता करते हैं कि लाइन का सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस देखो कितना है, -2 -3 + 13 लाइन की इक्वेशन में डाल दिया बाय √1² + 1² आ गया। तो यहाँ पे कितना आ गया भाई, ये 4√2 बन जाएगा। और d जो है वो r से बड़ा आ गया, मतलब क्या होगा, लाइन कट या टच नहीं करने वाली, लाइन ऐसे चली जाएगी। अब आप सोचो कि आपको ये कहा गया है कि भैया यहाँ पे नियरेस्ट पॉइंट क्या होगा लाइन पे इस सर्कल से, तो नियरेस्ट पॉइंट क्या ढूंढोगे, जो इससे परपेंडिकुलर पे जाता हो, जो सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर चली जाती हो, उस पॉइंट को हम लोग फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोलेंगे ना। यहाँ से -2 -3 से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट चाहिए। लेट्स से वो h, k है। तो मैं यहाँ पे ना एक ज्ञान जमा करो के लिए लिख देता हूँ क्वांटिटी, कि अगर आपके पास मान लो एक लाइन हो जिसकी इक्वेशन ax + by + c = 0 हो, और ये रिजल्ट ना 3 डायमेंशन में भी प्लेन के लिए काम कर जाता है,
तो जब उस तरह का क्वेश्चन आएगा तब हम लोग वो लिखेंगे। यहाँ पे अगर x1 y1 और दो रिजल्ट को एक साथ मर्ज करने वाला रिजल्ट है ये, कि या तो आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए बात कर लो, ये एफ और डी है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे जो है इसकी इमेज के लिए, या तो ये इमेज के लिए डील कर रहे हैं या फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए डील कर रहे हैं। तो रिजल्ट ये है h माइनस एक्स वन बाई ए इज k माइनस वाई वन बाई बी इज माइनस म्यू टाइम्स ऑफ a एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी है बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो अगर आप h कोमा k को इमेज लेने वाले हो, मतलब आप ये वाला पॉइंट दिखाने वाले हो, तो म्यू को 2 लेना। अगर आप h कोमा k को फोटो परपेंडिकुलर लेने वाले हो तो म्यू को 1 लेना, राइट। अब ये आप अपने लिए याद करके रख सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट होने वाला है स्ट्रेट लाइंस के लिए, कि अगर आपको लाइन में रिफ्लेक्शन चाहिए किसी पॉइंट की, या लाइन के अंदर में आपको फोटो परपेंडिकुलर चाहिए लाइन के ऊपर किसी पॉइंट से, तो इसे जमा करके रख लो भाई, ये ज्ञान जमा करो। तो हम लोग क्या लिखेंगे, h माइनस ऑफ माइनस टू बाई वन, k माइनस ऑफ माइनस थ्री बाई वन इज माइनस वन टाइम्स ऑफ, क्या पॉइंट को डालो लाइन की इक्वेशन में, बाय वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर आ जाएगा। ये कितना बन गया, 13 माइनस फाइव, ये 8 बनेगा, बाहर नेगेटिव है, माइनस एट बाई टू माइनस फोर बन जाएगा। तो h की वैल्यू आ गई भाई साहब माइनस सिक्स, और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, प्लस थ्री, यहाँ जाएगा तो माइनस सेवन। तो माइनस सिक्स कॉमा माइनस सेवन ही नियरेस्ट पॉइंट होगा। तो ये रहा, ये आपकी ऑप्शन मिल गई, राइट। तो ये मुश्किल क्वेश्चन नहीं है अगर आपने ये रिजल्ट सीधा अप्लाई किया है, नहीं तो आपको ये पॉइंट निकालना पड़ेगा। पहले आप इस लाइन की इक्वेशन निकालोगे, कैसे इसका स्लोप पता है, इसका स्लोप माइनस वन है तो इसका स्लोप वन होगा, पॉइंट पता है तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। इस लाइन और इस लाइन को साइमल्टेनियस सॉल्व करोगे तो भी आप एच कोमा के वही निकालोगे। इनफैक्ट जो रिजल्ट की डेरिवेशन है वो भी इन्हीं स्टेप्स को यूज करके होती है, राइट। लेट्स गो टू थर्ड वन। ये कह रहा है कि क्यूबिक है, एक्स क्यूब माइनस थर्टीन एक्स स्क्वायर प्लस फिफ्टीन एक्स प्लस वन एटी नाइन इक्वल टू जीरो है। और कह रहे हैं इसके तीन रूट है जिनमें से आपके पास में जो रूट्स गिवन है, एक रूट अगर कोई कह रहा है अल्फा है तो एक रूट से दो ज्यादा है और एक बीटा मान लेते हैं। बेसिकली मैंने क्या किया, गामा को लिख लिया कि वो अल्फा प्लस टू रहा होगा। मतलब कोई भी एक रूट दूसरे रूट का, मतलब अगर आपके पास गामा है तो अल्फा में टू ऐड करने पे आया होगा, लिखा है ना वन रूट एक्सीड्स द अदर बाय टू। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अगर आपको नहीं पता है तो एक क्वांटिटी यहाँ मेंशन कर लेते हैं कि ये ज्ञान जमा करो के अंदर में भी एक चीज हो जाएगी। ये अगर आपके पास n डिग्री पॉलीनोमियल है और इसके रूट अगर r1 r2 r3 टिल rn आते हैं, तो S1 का मतलब होता है सम ऑफ द रूट टेकन वन एट अ टाइम, कि आपने R1 R2 R3 सबको ऐड कर दिया है, वो आता है माइनस ए वन बाई ए नॉट। S2 दो दो रूट एक साथ में लिए हैं, मतलब जैसे R1 R2 लिया, R1 R3 लिया, दो दो की इंट्रैक्शन लिखी, जितनी पॉसिबल इंट्रैक्शन हो सकती है, वो A2 बाई ए नोट आ गया। ऐसे ही S3 जो होगा वो माइनस ए थ्री बाई ए नोट होगा। और भाई ये जर्नी चलती रहेगी। तो एस के क्या होता है, सम ऑफ द रूट टेकन के एट अ टाइम, ये माइनस वन की पावर के होगा, और यहाँ ए के बाई ए नॉट आ जाएगा। अगर आपने ये नहीं याद किया है तो आई एडवाइस कि भाई ये याद कर लो, राइट। ये भी ज्ञान जमा करो मैं। तो S1 क्या है भाई अपने पास, S1 है अल्फा प्लस टू प्लस बीटा। वो कितना आएगा, माइनस और माइनस थर्टीन बाय वन। इसका मतलब है टू अल्फा प्लस बीटा सर कितना होगा, 11। ये अपनी पहली इक्वेशन आ गई। S2 वाले के लिए दो एक साथ लेने हैं, तो अल्फा को अल्फा प्लस टू से करो मल्टीप्लाई, अल्फा को बीटा से करो मल्टीप्लाई, और अल्फा प्लस टू को बीटा से करो मल्टीप्लाई। ये कितना होगा, प्लस फिफ्टीन बाई वन, राइट। तो और ऐसे ही S3 भी लिख लेते हैं पहले, अल्फा इंटू अल्फा प्लस टू इंटू बीटा, वो होगा माइनस वन एट्टी नाइन बाई वन। अब देखो वेरिएबल तो दो है, तीन इक्वेशन क्यों है, ऐसा होगा कि भैया आपके पास में इन दोनों के जो सॉल्यूशन आ रहे होंगे अल्फा बीटा, वो चेक करना पड़ेगा थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं नहीं करते हैं। तो पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट दो इक्वेशन को सॉल्व करके देखते हैं।
तो सेकेंड इक्वेशन से क्या बना था, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस यहाँ पे 2 अल्फा प्लस 2 इंटू बीटा लिखना था। बीटा कितना था, 11 माइनस 2 अल्फा, वो 15 है अपने पास। तो ये भाई साहब ने लिखा अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस यहाँ पे कितना आ गया 22 अल्फा माइनस 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 22 माइनस 4 अल्फा इक्वल टू 15 लिखा हुआ है। तो ये -3 अल्फा स्क्वायर बना, ये -4 अल्फा प्लस 2 अल्फा माइनस, तो ये अपने पास में कितना बन गया 20 अल्फा बन गया, और यहाँ पे 7 आ गया, ये 22 माइनस 15 करके, राइट। इसका मतलब क्या है, अपने पास 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 20 अल्फा माइनस 7 जीरो है, राइट। तो यहाँ पे अल्फा की एक क्वाड्रेटिक बन गई है जिसका फैक्टराइजेशन करना है। तो एक अल्फा -7 दिख रहा है और 3 अल्फा प्लस 1 दिख रहा है मुझे, देखो 3 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 21 अल्फा माइनस 7 बन गया भाई। तो या तो अल्फा 7 होगा या अल्फा -1/3 वाला फॉर्मेट होगा। अगर अल्फा 7 है तो बीटा कितना आ जाएगा 11 माइनस 2 अल्फा, तो बीटा कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। अगर अल्फा -3 तो बेटा कितना आएगा 11 प्लस 2/3, तो 35/3 आ जाएगा। इस वाले सिनारियो में क्या अल्फा इंटू अल्फा प्लस 2 इंटू बीटा क्या -189 है या नहीं, वो चेक करना है। तो अल्फा 7 था, 7 प्लस 2 9 था, और ये -3 था। तो ये 7963, हाँ भाई बना, -189 आ गया। तो ये सॉल्यूशन सेट है। अब ये नहीं होगा, देखो चेक कर लेते हैं। अल्फा इंटू अल्फा प्लस 2 इंटू बीटा किया तो -1/3, 2 -1/3 इंटू 35/3 किया तो नीचे तो 3 का मल्टीपल रह जाएगा, ये कहां से -189 हो जाएगा, तो ये तो नहीं है। मतलब ये अपने आंसर है भाई। तो अल्फा कितना लिखा हुआ है आपने, अल्फा की वैल्यू आपने निकाली 7, तो मॉड 7। बीटा आपने कितना निकाला था, बीटा की वैल्यू आपने निकाली -3, तो ये रहा -3 का मॉड। और गामा अल्फा+2 था, तो ये 9 हो गया, तो ये 19 आ रहा है। मिला ऑप्शन, हाँ ये रहा भाई 19, राइट। तो ये क्वेश्चन सिर्फ लेंदी सेंस में है थोड़ा सा कि आपको कैलकुलेशन में टाइम लगा होगा, अदरवाइज क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। अगला देखो, ये कह रहा है कि अरिथमेटिक मीन जो है दो पॉजिटिव नंबर का ए और बी दोनों पॉजिटिव हैं, अरिथमेटिक मीन जो है वो ज्योमेट्रिक मीन में 2 ऐड करने पे आता है, और जो हार्मोनिक मीन है इनका वो मैक्सिमम ऑफ ए बी है, दोनों नंबर में से जो मैक्सिमम होगा उसको लेकर है। तो मैं एक काम करता हूँ, केसेस बना लेता हूँ। केस 1 आया कि क्या ए बी से बड़ा है, केस 2 आएगा बी ए से बड़ा है। अगर ए बी से बड़ा है तो एच क्या आ जाएगा भाई, एच क्या आ जाएगा, एच गिवन है, सॉरी हार्मोनिक मीन है 1/5 ऑफ, नॉट दिस, तो 1/5 ऑफ मैक्सिमम है। तो यहाँ पे 1/5 गिवन है, जो मैंने अभी लिखा नहीं था अभी, ये 1/5 ऑफ ग्रेटर ऑफ ए बी है, तो एच 1/5 ऑफ ए आ जाएगा। इस केस में एच 1/5 ऑफ बी आएगा, राइट। क्योंकि ये कह रहा है दोनों में से जो मैक्सिमम है उसको यूज करो, उसका 1/5 कर दो तो एच आ जाता है। लेकिन हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, 2ab/a+b, a/5 आता। तो भाई यहाँ पे ए काट सकता हूँ क्योंकि ए जीरो नहीं है, ए और बी दोनों पॉजिटिव नंबर है, तो 10b इक्वल टू ए प्लस बी आ जाएगा। देखो अगर यहाँ लिखते 2ab/a+b आता इक्वल टू यहाँ पे b/5 आता, तो b भी जीरो नहीं है, तो 10a इक्वल टू a प्लस बी आया था। देखो दोनों में ही सिनारियो क्या बन रहा है, यहाँ पे a9b है, तो यहाँ पे b9a है। तो दोनों में से कोई भी एक सॉल्व कर लो, बस सिमेट्रिकली उल्टा हो जाएगा। और आपको a इक्वल टू g+2 की बनता, मतलब a क्या था, a+b/2 इज इक्वल टू √ab+2 था। और a की जगह 9b डालना है, तो 9b+b 10b/2 5b बना। a की जगह 9b डाला तो यहाँ 9b² बन गया, मतलब 3 टाइम्स मॉड b आएगा, वो b बन जाएगा क्योंकि b पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो भाई साहब b आ गया 1। तो a क्या आएगा, 9 टाइम्स करना है तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे ना सेम कथा करना, तो सेम कथा करके a1 आ जाएगा और b9 आ जाएगा। तो सम में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अल्फा क्या है a+b, तो अल्फा तो दोनों जगह ही 10 आएगा।
अच्छा बीटा में भी फर्क नहीं पड़ रहा, क्यों? आप 1 - 9 का मॉड करने वाले हो, 9 - 1 का मॉड करने वाले हो, आपके पास बनना 8 ही है। और अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर करोगे तो 10 + 64 आ जाएगा, विच इज 74। राइट? तो खत्म हो गया क्वेश्चन, आंसर 74 है। राइट? तो क्वेश्चन में डिफिकल्ट जैसा कुछ नहीं है, बस अगर आपने ये पहचान लिया कि आप एक ही केस सॉल्व करते तो भी चलता, तो आपका आंसर बड़ी जल्दी आ चुका होता। राइट? चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट के अंदर देखो फंक्शंस का क्वेश्चन है, मॉड लगाना है सिर्फ। ये ई रेस्ट पर साइन एक्स ही यहां भी दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है, तो भाई ई रेस्ट पर साइन एक्स का नाम रख लो टी। ये बना मॉड ऑफ 2t - 3 - t² t - t² - 1 का मॉड, जहां पे x 0 से 2π में है। तो मैं कई बार क्या करता हूँ, मॉड के मुझे लीडिंग कोफिशिएंट ना कभी भी नेगेटिव देखने की आदत नहीं है, तो मैं मॉड के अंदर में माइनस करूंगा, नेगेट करूंगा तो कोई चेंज तो आता नहीं है, मॉड के अंदर है। तो ये लिख लेते हैं, और यहाँ पे t² - t+1 का मॉड आ जाएगा। अब मॉड लगाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, क्यों? देखो भाई ये a1 है, ग्रेटर देन 0, क्वाड्रेटिक है, जिसका लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, डी जो है वो 4 - 12 है, b² - 4ac ये नेगेटिव है। यहाँ पे भी a1 ग्रेटर देन 0 है, और डिस्टेंस 1 - 4 लेस देन 0 है। हमें पता है जिन क्वाड्रेटिक का a पॉजिटिव होता है, d नेगेटिव होता है, क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव होती है, तो मॉड लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये इक्वल आया था, मॉड ही हटा दिया हमने सीधा, तो भाई t² गए कट, तो यहाँ पे t आ जाएगा, t की वैल्यू 2 आ गई, मतलब ई रेस्ट पर साइन एक्स का आंसर सर 2 है। तो साइन एक्स क्या है? ln 2, जो केमिस्ट्री वालों के कारण हमें याद है 0.693 होता है। अब साइन एक्स का ग्राफ अगर बनाया जाए ना रफ स्केच में, सर 0 से 2π में बनाना है। ये पाई है, ये 2π है, साइन एक्स आंसर 0.693 या ln 2, दो वैल्यूज के लिए आता है, एक अल्फा के लिए और एक पाई माइनस अल्फा के लिए। तो कितने सॉल्यूशन आए भाई? दो, खत्म हो गया क्वेश्चन। फाइन। इसमें सिर्फ कैच यही था कि भाई आपने क्वाड्रेटिक क्रिएट किया है, और क्वाड्रेटिक का a ग्रेटर देन 0, d लेस देन 0 है, तो ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव होंगी। पता अगर मैं इस क्वाड्रेटिक को यूज करता ना, इसका a नेगेटिव है और d नेगेटिव है, क्वाड्रेटिक हमेशा नेगेटिव होगी। तो मॉड खोलते हो आपको माइनस लगाना पड़ता है, यहाँ भी मॉड खोलते हो आपको माइनस लगाना पड़ता। आप पहुंचते सेम ही चीज, आप पहुंचते वापस से यहीं पे, यहाँ भी एक नेगेटिव आया था, यहाँ एक नेगेटिव था, वो सेम ही रहता। फाइन। हाँ भाई, कौन सी इनमें से स्टेटमेंट नहीं है? तो स्टेटमेंट क्या होती है? स्टेटमेंट आर सेंटेंसेस which are either true और false। दोनों नहीं होने चाहिए, मतलब या तो स्टेटमेंट ट्रू हो या फॉल्स हो। हाँ भाई, ये हर सेट फाइनाइट सेट होता है? नहीं भाई, इनफिनिट सेट भी होते हैं। तो ये स्टेटमेंट है, हाँ। ये स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है, लेकिन स्टेटमेंट तो है। आपसे पूछा गया कौन सी स्टेटमेंट है, राइट? ऐसी 18 इज अ मल्टीपल ऑफ 6, ये भी एक स्टेटमेंट है। प्राइम नंबर इरेशनल नंबर होते हैं, ये भी एक स्टेटमेंट है। ये गलत स्टेटमेंट है, लेकिन स्टेटमेंट तो है भाई। अब ये भी स्टेटमेंट है, ये भी स्टेटमेंट है, ये भी स्टेटमेंट है, तो भैया इनमें से कौन सी स्टेटमेंट नहीं है? तीनों ही स्टेटमेंट है, तो ये डी गलत है भाई। कौन सी रॉन्ग है? तो ये नन ऑफ दीज गलत है। राइट? तो आंसर विल बी डी। खत्म हो गया। तो ये तो मस्ट डू क्वेश्चन है, ये हो जाना चाहिए था आपसे एग्जाम में। अब ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, tan इनवर्स 1/2x+1 है, और यहाँ पे tan इनवर्स 1/4x+1 है, और cot इनवर्स ऑफ x² 2 है। अब वैसे भी ना मेरी हैबिट में ना, मैं कॉट इनवर्स देखने से प्रेफर करता हूं मैं टैन इनवर्स देखना, और आप भी यही करते होगे। बेटर होता है टैन इनवर्स देख लो, वो ज्यादा आसान लाइफ होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे टैन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे राइट हैंड साइड को। आपने पढ़ा है कि अगर टैन इनवर्स 1/x और कॉट इनवर्स x में रिलेशन देखना है, तो ये उल्टे होते हैं। अगर x है या 1/x है, ये सिर्फ इक्वल आ जाता है जब x ग्रेटर देन 0। अगर x लेस देन 0 होगा,
तो आप tan इनवर्स 1/x लिख सकते होगे, लेकिन आपको पाई की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, क्योंकि tan इनवर्स का आंसर नेगेटिव हाफ में आना शुरू हो जाएगा, और कॉट इनवर्स का आंसर उसमें पाई/2 से पाई में आना चाहिए। तो रट लो भाई, यहाँ पे प्लस पाई होता था, राइट। यहाँ पर tan इनवर्स के डेफिनेशन में x जीरो नहीं हो सकता था, तो जब आप शिफ्ट कर रहे हो तो आपको उस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं केसेस बनाने वाला हूँ। देखो केस 1, x जीरो है क्या, x जीरो इसे सेटिस्फाई करता है नहीं करता है। तो मैं जब भी यहाँ पे डिवीजन करता हूँ या एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ या उल्टा कर रहा हूँ, मैं हमेशा चेक करता हूँ कि ये सॉल्यूशन था या नहीं था। ये इस तरह की चीजें आपने लॉग में भी की हैं, जब आप लॉग में बेस चेंज कर रहे होते हो, लॉग ए बी को 1/log BA करने जा रहे होते हो, तो आप वहां पे भी ये चेक करते हो। हमने इनफैक्ट जो पेपर नंबर 55 जब आप देखोगे तो उसके अंदर भी एक क्वेश्चन है, जहां पे आप x से डिवाइड कर रहे हो, क्वाड्रेटिक में या सूडो क्वाड्रेटिक में, जब आप x से डिवाइड कर रहे हो, तो मैं उसमें देखता हूँ कि x की वैल्यू जीरो हो सकती है नहीं हो सकती है। तो पहले देखते हैं x जीरो है, तो यहाँ पे tan इनवर्स 1 आ जाएगा, यहाँ tan इनवर्स 1 आ जाएगा, x को जीरो डाल के। हम लोग देख रहे हैं क्या ये cot इनवर्स जीरो के इक्वेट हो रहा है नहीं हो रहा है। tan इनवर्स 1 कितना होता है, पाई/4, ये पाई/4 होता है। क्या ये इक्वल टू पाई/2 है या नहीं है, हाँ भाई है। इसका मतलब x इक्वल टू जीरो इज द सॉल्यूशन। तो x इक्वल टू जीरो एक सॉल्यूशन है, उसे रखना है x इक्वल टू जीरो इज द सॉल्यूशन। अब दूसरा सिनारियो है कि केस 2 x जीरो नहीं है। इस केस में मैं क्या करूंगा, tan इनवर्स 1/2x प्लस 1 लिखा, यहाँ tan इनवर्स 1/4x प्लस 1 लिखा, और मैं यहाँ पे इसे tan इनवर्स 2/x² कर दूंगा। देखो ये पॉजिटिव तो है क्वांटिटी, ये पॉजिटिव तो है क्वांटिटी, बस चेक करना था x की वैल्यू जीरो के लिए, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता है। अब लोग आगे क्या करेंगे, इस एंगल को अल्फा मान लेते हैं, इस एंगल को बीटा मान लेते हैं, ठीक है। और मैं tan ऑपरेट करने वाला हूँ दोनों साइड पे। यहाँ क्या रहेगा, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan ऑफ tan इनवर्स ऑफ 2/x²। ये आया, तो यहाँ पे क्या बनेगा, tan अल्फा प्लस tan बीटा बाय 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। ये कितना आ गया, इक्वल टू 2/x² बन जाएगा ना, tan ऑफ tan इनवर्स। और tan अल्फा कितना है भाई साहब, यहाँ tan इनवर्स 1/2x प्लस 1 अल्फा है, इसका मतलब tan अल्फा कितना होता होगा, 1/2x प्लस 1। तो सिमिलरली tan बीटा क्या रहेगा, 1/4x प्लस 1। ये 1/4x प्लस 1 बन गया, बाय 1 माइनस 1/2x प्लस 1 आया, और 1/4x प्लस 1 आया, इक्वल टू 2/x² बना। इसे सिंप्लीफाई करो तो एलसीएम लोगे तो कितना बनेगा, ऊपर 6x प्लस 2 बन जाएगा, यहाँ पे कितना बनेगा, 8x² बनेगा जी, यहाँ पे प्लस 2x प्लस 4x 6x बनेगा, और 1 कट गए, इक्वल टू 2/x² है। और x जीरो नहीं हो सकता, अब वही केस चल रहा है, तो x जीरो नहीं हो सकता, और ये कट के यहाँ पे 1 आ जाएगा या 3 आ जाएगा। तो अपने पास क्या आ रहा है, 3x प्लस 1 इंटू एक्स बना, इक्वल टू 8x प्लस 6 बन जाएगा, विच गिव्स अस अ इक्वेशन क्वाड्रेटिक विच इज 3x² ये बना 3x² माइनस 7x माइनस 6 इक्वल टू 0 बना। जिसे फैक्टराइज करने पे क्या बनेगा अपने पास भाई, अपने पास फैक्टराइज करने पे बनेगा x माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, विच मीन्स x या तो 3 होगा या -2/3 होगा। अब ये यहाँ पे हमेशा कॉशियस रहना होगा, जैसे ही आप इनवर्स ट्रिगो में आंसर निकालते हो कि आपने टैन वगैरह ऑपरेट किया था, आपको हमेशा अपना आंसर चेक करना पड़ेगा। रट लो ये बात, अगर आपने पहले नहीं ये देखा है तो आपको हमेशा याद रहना चाहिए, आपको आंसर चेक करना होगा। एक्स की वैल्यू 3 के लिए देखो, तो चेक, ये वेरिफिकेशन है, वेरीफाई। एक्स की वैल्यू 3 डालो, टैन इनवर्स ऑफ 1 बाय कितना आ गया, 7 आ गया ना, प्लस टैन इनवर्स ऑफ 1/13 आया। आपको चेक करना है क्या वो कॉट इनवर्स ऑफ 9/2 है, या वो टैन इनवर्स 2/9 है या नहीं, आपको चेक करना है। अब अगर आपने ये याद करके रखा है तो टैन इनवर्स x प्लस टैन इनवर्स y, टैन इनवर्स ऑफ x प्लस y
बाय 1 - xy ही हो जाता है, प्रोवाइडेड x इंटू वाई लेस देन 1 हो, नहीं तो आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। देखो यहाँ इन दोनों का प्रोडक्ट कितना बन रहा है, लेस देन 1 बन रहा है ना, तो ये बनेगा tan इनवर्स 1/7 प्लस 1/13 बाय 1 - 1/7 इंटू 1/13, तो बना tan इनवर्स 20/90 विच इज tan इनवर्स 2/9 आ जाएगा भाई। तो LHS और RHS इक्वल आए, हाँ भाई आ गए इक्वल। LHS tan इनवर्स 2/9 है, RHS भी tan इनवर्स 2/9 है, तो x इक्वल टू 3 आंसर है, हाँ भाई आंसर है। अब x इक्वल टू दूसरा क्या है, -2/3, वो वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करते तो tan इनवर्स यहाँ क्या बनेगा, 1/1 - 4/3, ये आपका LHS है। इसके लिए आपने क्या किया, x की जगह यहाँ क्या डाल दिया, -2/3, और दूसरा है tan इनवर्स 1/1 - 8/3, ये आपका LHS है। ये कितना बन गया भाई, tan इनवर्स यहाँ पे -1/3 बनेगा, tan इनवर्स -3 बन जाएगा, और यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ -3 और -5/8 बन जाएगा यहाँ पे, राइट, फाइन। अब ये वाली क्वांटिटी क्या रहने वाली है, आपके पास x की ये दो वैल्यूज आई थी, -2/3, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, 1 - 4/3 बना। आपने यहाँ पे x की वैल्यू -2/3 सब्स्टिट्यूट किया तो -8/3 बन गया, राइट। तो यहाँ पे सॉरी, एक कैलकुलेशन मिस्टेक की है हम लोगों ने। देखो ध्यान से, ये वाली क्वांटिटी क्या आई होगी, ये -3/5 बन गया होगा, लेकिन उससे ना आपके यहाँ पे सीधा रूल्ड आउट हो रहा है आपका आंसर, क्यों, ये वाला पॉजिटिव वैल्यू आती है, ये वाली पॉजिटिव वैल्यू आती है, क्योंकि tan इनवर्स का ग्राफ ऐसा होता है भाई, जब आप पॉजिटिव इनपुट देते हो ना तो tan इनवर्स का आंसर पॉजिटिव आता है 0 से π/2 में। तो ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, ओवरऑल क्या आ गया, लेस देन 0। तो x की वैल्यू -2/3 के लिए LHS कौन सा, लेस देन 0। RHS क्या है भाई, cot इनवर्स या tan इनवर्स ऑफ 2/x² है, ये कितना, tan इनवर्स ऑफ 2/x की जगह डालना है -2/3, तो ये कितना बनेगा, 4, और यहाँ पे ऊपर 9 आ जाएगा। बट स्टिल tan इनवर्स का आंसर वो ग्रेटर देन 0 आएगा, तो LHS का आंसर नेगेटिव आ रहा, RHS का आंसर पॉजिटिव आ रहा, तो इक्वालिटी तो मेंटेन ही नहीं हो सकती। इसका मतलब है ये वाला आंसर गलत है। तो कितने आंसर आए, अब अगर आप आंखें बंद करके करोगे तो आप बोलोगे एक आंसर आया, नहीं, अपने पास एक जीरो भी आंसर था, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आ गए, 2 आए भाई, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर 2। अब किसी ने अगर ना मतलब ज्यादा दिमाग नहीं लगाया होता, किसी ने x इक्वल टू 0 नहीं किया होता, तो 2 रॉन्ग्स मेक अ राइट वाली चीज होती, आपने ये भी गलती कर दी, आपने ये भी गलती कर दी कि -2/3 आंसर नहीं है, आपने वो ले लिया, बस ये दोनों ही चेक नहीं किया, आपने सीधा 3 और -2/3 ले लिया, तभी आपका आंसर 2 आ रहा था। लेकिन वो आंसर निकाल लिया आपने, ये मैच कर गया, लेकिन किया गलत है, राइट। तो आपके आंसर पूछे जाते हैं ना, आपकी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स क्या है, नंबर नहीं पूछा जाता। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स क्या होती, 3 होती और 0 होती, ये दो सॉल्यूशन आते, फाइन। तो दिस क्वेश्चन वुड हैड बीन ट्रिकी, ये इस पेपर में अभी तक सिर्फ यही क्वेश्चन ट्रिकी है। अगला देखते हैं, तो एफ एक्स क्या लिखा है, आपको लिमिट सॉल्व करनी है एफ एक्स के लिए, तो ग्रेटेस्ट इंडियर एक्स में तो कोई चीज का चेंज आ ही नहीं रहा, तो बाहर निकाल लो। ये cos स्क्वायर पाई एक्स की पावर n लिखा हुआ है, तो भाई मैं इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करता हूँ, पहले एफ एक्स निकाल लेते हैं। तो एफ एक्स कैसे निकालेंगे, cos स्क्वायर पाई एक्स कैसा है, cos स्क्वायर पाई एक्स इज पीरियोडिक विद पीरियड, cos स्क्वायर के कारण पीरियड पाई आना चाहता, लेकिन यहाँ पाई एक्स लिखा है तो पाई से डिवाइड हो जाएगा विद पीरियड 1। और अगर आपको cos स्क्वायर पाई एक्स का ग्राफ बनाना आ गया तो बस क्वेश्चन तो खत्म है। cos स्क्वायर पाई एक्स का ग्राफ कैसा हो जाएगा, देखो cos स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है, इस तरह की शेप में, ये इस तरह से चलता हुआ। ऑब्वियसली cos स्क्वायर है तो आंसर नेगेटिव तो आएगा नहीं, उसका पीरियड 1 है, ये यहाँ पे हाफ है। ये cos स्क्वायर पाई एक्स का ग्राफ है जो 0 से 1 के अंदर चल रहा है भाई। अब अगर आपको cos स्क्वायर पाई एक्स के लिए ये पूछ रहा है कि लिम ऑफ n टेंड टू इन्फिनिटी क्या होगा,
ये आपको निकालना है जब n इंफिनिटी जा रहा है। भाई अगर आंसर वन रहा होगा, अगर मान लो ये वन है, तो वन के लिए अगर ये क्वांटिटी वन है तो वन की पावर n क्या आएगा, वन ही आएगा, तो ये सारे तो सॉलिड हो जाएंगे, ये वाली जगह अपनी जगह से नहीं हिलेंगे। और बाकी इंटरवल में वो क्या है, जीरो से वन में, जीरो से वन का 0.5 लो, 0.2 लो, 0.1 लो, उसकी पावर इन्फिनिटी भेजोगे तो कहाँ पहुंच जाएगा, जीरो। ये सारी चीजें नीचे गिर जाएंगी भाई, ये ग्राफ नीचे गिरेंगे। तो ये बन गया भाई, जीरो की पावर इन्फिनिटी तो जीरो ही होगा यहाँ पे, ये यहाँ आ जाएगा, ये ऐसा तो जाएगा। तो एफ एक्स क्या बनेगा भाई, इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है कि भैया ये वाला आंसर वन होगा, कब, जब एक्स इंटीजर था, अदरवाइज ये जीरो था, जब एक्स इंटीजर नहीं है तो इसका आंसर जीरो आया था। तो हम लोग एफ एक्स लिख सकते हैं, एफ एक्स क्या होगा भाई, एफ एक्स अपने पास क्या होगा, जब एक्स इंटीजर था तो उसका आंसर वन आया था, तो वन प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स आ जाएगा, जब एक्स इंटीजर है। जब एक्स इंटीजर नहीं है तो उसका आंसर जीरो प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स आया था। अब देखो 3/2 डील करना है, तो 3/2 कैसी क्वांटिटी है, अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूंगा ना, तो ध्यान से देखो, मुझे वैसे भी सिर्फ ओवरऑल एफ एक्स के लिए डील करना है, तो मुझे सिर्फ वन के लिए डील करना है और 3/2 के लिए डील करना है, तो बाकी कहानी करने की जरूरत ही नहीं है। अदरवाइज देखो, अगर आप जीरो से वन डील करना चाहोगे, वन से टू, इतना पोर्शन का ग्राफ बना देता हूँ, ठीक है। जब एक्स की वैल्यू जीरो से वन होगी, देखो जब एक्स जीरो से वन ओपन होगा, अभी इंटीजर नहीं लेते, जब एक्स जीरो से वन होगा तो आप यहां नहीं हो, आप यहां होने वाले हो, तो ग्रेटेस्ट इंडियर एक्स का आंसर क्या रहेगा, जीरो आएगा। जब आप एक्स की वैल्यू वन से टू लेके चलोगे, राइट, तो आपके पास अभी भी यहां नहीं हो, क्योंकि ये तो तभी जाना है जब एक्स इंटीजर होगा, तब आपका आंसर ग्रेटेस्ट इंडियर एक्स आना चाहिए जो वन होगा, राइट। तो कह रहा है जब वन से टू हो गए तब तो आपका आंसर वन है, राइट। जब आप जीरो से वन हो गए तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है। अब इक्वालिटीज की बात करते हैं, एक्स की वैल्यू जीरो के लिए, जब एक्स की वैल्यू जीरो होगी तब क्या होगा, तो यहाँ पे जीरो का ग्रेटेस्ट है, जीरो प्लस वन, वन आ जाएगा भाई जीरो का आंसर, राइट। अच्छा भाई वन के लिए भी आप ऊपर जाओगे यहाँ पे, राइट, आपके पास एक्स की वैल्यू वन इंटीजर है ना, तो इंटीजर का आंसर क्या आएगा, वन प्लस वन, टू आ गया यहाँ पे, राइट। अच्छा भाई एक्स की वैल्यू अगर आप टू देखना चाहोगे फिर भी ऊपर जाओगे, तो यहाँ पे टू के लिए इसका आंसर कितना आ जाएगा, थ्री आ जाएगा। ये देखो टू डालोगे तो टू प्लस वन, थ्री आ जाएगा ना। लेकिन मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, मुझे क्या चाहिए था, मुझे सिर्फ वन पे चेक करना था और 3/2 पे चेक करना था। हाँ भाई वन पे ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है, हाँ भाई वन पे ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है, 3/2 पे ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है, तो वन पे डिसकंटिन्यूटी है और 3/2 पे कॉन्टिन्यूटी है। बाय द वे अगर क्वेश्चन ये पूछ लेता ना कि वन पे किस तरह की डिसकंटिन्यूटी है, तो दैट विल बी कॉल्ड जंप डिसकंटिन्यूटी। क्यों, आपके पास एक जंप आई है, आपका ग्राफ यहां से यहां जंप कर गया, और कितने यूनिट से जंप किया, एक यूनिट से। तो अगर आपने जंप डिस्कॉन्टिन्यूटी या जंप पढ़ा हुआ है तो वो आर एच एल माइनस एल एच एल की मॉड वैल्यू होती है उसमें, तो वन आ जाता, लेकिन उसे पूछा नहीं है ये, तो जंप वन यूनिट होती है अदरवाइज। तो डिसकॉन्टिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू वन, हाँ भाई कॉन्टिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू 3/2 बिल्कुल है, तो आंसर विल बी डी, ये आ जाएगा अपना आंसर। अगला देखते हैं, ये कह रहा है लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट इंटरवल देखो जिसमें फंक्शन y इक्वल टू साइन टू एक्स माइनस टू साइन एक्स लिखा हुआ, वो इंक्रीज करता है, ठीक है। ये पूछा हुआ है, ये ग्राफ उस समय इंक्रीज करना चाहिए, तो कुछ नहीं, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है भाई। ये टू कॉस टू एक्स आ गया माइनस टू कॉस एक्स आ गया, तो ये क्या है भाई, टू बाहर निकालो, कॉस टू एक्स होता है टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन माइनस कॉस एक्स, यही बना, फैक्टराइज करोगे तो टू कॉस एक्स प्लस वन बन जाएगा इंटू कॉस एक्स माइनस वन बनेगा। देखो टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस टू कॉस एक्स बिल्कुल सेट हुआ पड़ा है, तो डी वाई बाई डी एक्स ये है। अगर आपको देखना है डी वाई बाई डी एक्स जीरो कब हो रहा है, तो जीरो से पाई में डी वाई बाई डी एक्स जीरो तब होता है जब एक्स की वैल्यू जीरो होती, या एक्स की वैल्यू इसके लिए 2π/3 होती। तो 2π/3 इज द प्लेस जहां पे साइन चेंज आ सकता है डी वाई बाई डी एक्स में, राइट। तो मैंने हमेशा ही बोला है जब भी आपके पास फंक्शनल फॉर्म आए ना,
तो साइन वेव के लिए रैंडम वैल्यू डाला करो, जैसे यहाँ पे एक्स की वैल्यू π/2 डाल दो, एक्स की वैल्यू π/2 डालोगे तो ये कितना रहेगा 1, यहाँ एक्स की वैल्यू π/2 डालोगे तो कितना रहेगा -1, तो dy/dx नेगेटिव है, तो π/2 पे dy/dx नेगेटिव होना चाहिए, तो यहाँ पे π/2 यहाँ होता है ना कहीं, ये नेगेटिव होगा ये पॉजिटिव होगा, ये dy/dx साइन है, दैट साइन ऑफ dy/dx। तो इसका मतलब है ग्राफ ना 0 से 2π/3 में डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि dy/dx नेगेटिव का मतलब था ग्राफ का डिक्रीज करना, y का डिक्रीजिंग फंक्शन होना, और 2π/3 से पाई में dy/dx पॉजिटिव है तो ग्राफ इंक्रीज कर रहा है। तो क्या लॉन्गेस्ट इंटरवल है जिसमें ग्राफ इंक्रीज किया है, पाई माइनस 2π/3 विच इज π/3, ये लेंथ ऑफ इंटरवल है जिसमें ग्राफ इंक्रीज किया है, ये वाले इंटरवल। बस इतना ही क्वेश्चन था, तो ये तो इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में हो जाना चाहिए क्वेश्चन। अगला, आई की वैल्यू 0 से 100 पाया है, एक्चुअली dx बाय 1 प्लस ई रेस टू पर साइन एक्स है। वो कह रहा है कि भैया ये वाला क्वेश्चन डील करना है, तो ना एक चीज याद रखना, मेरे पास ना एक रूल है जिसे मैं किंग रूल कहता हूँ। हम लोग अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह के रूल्स को किंग रूल कहना शुरू हो गए हैं। कई लोग ए से बी वाले को किंग रूल कह रहे होते हैं, लेकिन वो इतना फ्रीक्वेंटली यूज नहीं होता है, तो मैं इस रूल को किंग रूल कहता हूँ कि 0 से एफ एक्स डी एक्स इज सेम एज 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, राइट। तो ये रूल ना ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होता है कंपेयर टू ए टू बी एफ एक्स जी एक्स इज ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स जी एक्स। तो हम लोग क्या करते हैं, 0 टू अगर ए लिखा हुआ है ना तो इसे रिलीजन की तरह फॉलो करना, कि भैया अब 0 टू ए लिखा हुआ है तो आप उसमें किंग रूल लगाना ही चाहते होगे। तो ये आपका एफ एक्स है 0 टू ए, आप इसे वापस लिखोगे, इसे फर्स्ट लिख लेते हैं, अब वापिस से लिखोगे और a माइनस एक्स लगाना चाहोगे जहां जहां x होंगे यहाँ पे, तो 1 प्लस ई रेस टू पावर साइन ऑफ 100 पाई माइनस एक्स लिखोगे, तो वो आपको पता है वो माइनस साइन एक्स होता है, तो 0 से 100 पाई आएगा dx बाय 1 प्लस ई की पावर माइनस साइन एक्स आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये i को अब सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखो, ई रेस टू पावर साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, ये ई रेस टू पावर साइन एक्स आ गया, यहाँ पे नीचे ई रेस टू पावर साइन एक्स आया प्लस 1, ये अपनी सेकेंड इक्वेशन आ गई। तो फर्स्ट और सेकंड को दोनों को करो ऐड, तो बड़ा प्यारा बन रहा है भाई, 0 से 100 पाए 1 प्लस ई रेस टू पावर साइन एक्स बना, और नीचे ई रेस टू पावर साइन एक्स प्लस 1 बना, तो ये दोनों कट गए, तो ये 100 पाई है ना, dx का इंटीग्रल करोगे x आ जाएगा 0 से 100 पाई, तो i कितना आ गया भाई 50 पाई आ गया। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, हो जाना चाहिए। 100 पाई टोटल 2i का आंसर आया तो i क्या होगा 50 पाई ना, तो बस आपके पास ना गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि 100 पाई भी ऑप्शन में गिवन है, फाइन। तो ये सिंपल क्वेश्चन में है। अच्छा, ये क्या हुआ है, बाइनोमियल का क्वेश्चन है, तो एक्स क्यूब है प्लस 1/2 की पावर कुछ लिखा है, पहले वो सॉल्व कर लेते हैं। देखो, log रूट टू एक्स की पावर 3/2 है, तो यहाँ पे इसे लिख सकते हो log 2 की पावर हाफ है, और x की पावर 3/2 है, 3/2 आगे आ जाएगा, ये log 2x है और हाफ नीचे लिखा है, यहाँ पे 2 की पावर हाफ का हाफ आ गया, तो 3/2 इंटू 2 बन जाएगा log 2x, तो ये कट गया। इसे आप चाहो तो log 2x³ भी लिख सकते हो, तो जो ये क्वांटिटी लिखी हुई है ना, ये सारी गंदगी जो सी थी, ये पूरी क्वांटिटी की जगह log 2x³ लिख सकते हो, तो ये log 2x³ है की पावर 11 है, तो ये लिखा है x³ प्लस 1/x³ की पावर 11 लिखा है, ये अपने पास। अब तो बड़ा सिंपल है, अब तो आपको बाइनोमियल लिखने के लिए कहा गया है, तो इसकी tr+1 कैसे लिखते थे, ये लिखते थे 11cr x³ की पावर 11 माइनस आर, ये वाली पावर डिक्रीज करती जाएंगे, और 1/x³ की पावर इंक्रीज करती आर यूनिट से, तो tr+1 क्या आ गया भाई 11cr x की पावर 33 माइनस 3r इंटू एक्स की पावर -3r,
तो टी आर प्लस वन विल बी 11 सी आर, एक्स की पावर 33 माइनस 6 आर आ गया। और ये कहा हुआ है ये एक्स की पावर 9 होना चाहिए, तो 33 माइनस 6 आर क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो आर की वैल्यू 4 आ गई। तो भाई कोफिशिएंट क्या होगा, कोफिशिएंट विल बी 11c4। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 11 10 9 8 बाई 4 3 2। तो मैं भी से कैलकुलेशंस बस सॉल्व ही करने वाला हूँ। ये कट गया तो 330 आ रहा है भाई, मिला आंसर, हाँ ये रहा। तो बी आंसर आ गया। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है करने के लिए। एक्सक्यूज मी। आपने पहले क्या किया, लॉग सॉल्व किया। द मोमेंट यू हैव सॉल्व लॉग, बस ये सब्स्टिट्यूट कर दिया था यहाँ पे। और ये यहाँ क्या यूज किया है, ए रेस टू पावर लॉग ए पैकेट, पैकेट होता है। ये प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी हैं कि ए रेस टू पावर लॉग एक्स एक्स होता है, तो टू रेस टू पावर लॉग टू एक्स क्यूब है बस। तो ये तो मान के चलेंगे आपको लॉग की बेसिक प्रॉपर्टीज पता है, ये सब लॉग की वो बेसिक प्रॉपर्टीज यूज की हैं। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अच्छा आर्बिट्री कांस्टेंट से रिलेशन होता है। तो नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो होंगे आपके पास में, इन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन शुड बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। ये पता होना चाहिए कि आपके पास में जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं उतना ही आपके डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है। अब ये नहीं कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट मतलब आप जबरदस्ती वाले आर्बिट्ररी कांस्टेंट बनाओ। एक तरह के आर्बिट्ररी कांस्टेंट है जिसे हम लोग असेंशियल आर्बिट्ररी कांस्टेंट कहते हैं, तो वो असेंशियल आर्बिट्ररी कांस्टेंट को मैं यहाँ आर्बिट्ररी कांस्टेंट बोल रहा हूँ। देखो k1 2 की पावर k2x है, k3 इंटू 3 की पावर x इंटू 3 की पावर k4 है। 3 की पावर k4 और k3 मिलाए जा सकते हैं ना, देखो ये क्या, k1 2 की पावर k2x, ये मैं सेपरेट नहीं कर सकता। यहाँ पे k3 इंटू 3 की पावर k4 है, इसे k3 डैश लिख सकता हूँ इंटू 3 की पावर x। तो ये लिखा है, तो कितने आर्बिट्री कांस्टेंट आ गए, एक दो तीन। तो तीन आर्बिट्री कांस्टेंट है। अब k3 और 3 रेस्ट पर k4 एक्चुअली एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है दोनों मिलके, तो टोटल तीन आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो आंसर इज 3 ओवर। बस आपको ये k3 और 3 के बाद k4 कंबाइन करना था। तो कई लोग जल्दबाजी में इसका आंसर 4 लिख जाएंगे, तो आंसर गलत हो जाएगा भाई, कि आपको की हुई चीज बस आप नेगेटिव -1 मार्क्स में चले जाओगे। तो बी कॉशियस कि भैया आप कितने आर्बिट्री कांस्टेंट को साथ में मिंगल कर सकते हो, वो एक इंपॉर्टेंट चीज होगी। सम ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस मेड बाय द लाइन पासिंग थ्रू ए कॉमा बी एंड अ कॉमन पॉइंट। अच्छा भाई, तो ये कह रहा है एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1 और x बाय बी प्लस वाई बाय ए इक्वल टू 1, इन दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक लाइन निकालनी है, और वो a कोमा बी से भी निकलती है। तो पहले उस लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं। तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे सॉल्व करो, बड़ा आसान है भाई, इन्हें सब्ट्रैक्ट कर लो। और 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा यहाँ पे, तो ये बना 1 बाय ए माइनस 1 बाय बी, और ये x माइनस वाई इक्वल टू 0 हो गया। इट सेज ईदर x इक्वल टू वाई है और a इक्वल टू बी है, राइट। अब a इक्वल टू बी नहीं हो सकता, क्यों, अगर a इक्वल टू बी हो गया, सोचो ये x बाय प्लस वाई बाय इक्वल टू 1 होगा, ये भी x बाय प्लस वाई बाय इक्वल टू 1, ये दोनों दो अलग अलग लाइन रहेंगी नहीं, ये एक ही लाइन बन जाएगी। तो आप डेटा इनसफिशिएंट में चले जाओगे फिर तो समय। तो x इक्वल टू वाई इज द ओनली पॉसिबिलिटी वी हैव। तो उससे क्या आएगा, आपकी ये दोनों लाइंस बेसिकली x इक्वल टू वाई लाइन पे इंटरसेक्ट करती हैं, या इन दोनों लाइंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट सेम आने वाला है। तो x टाइम्स 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी इक्वल टू 1 बन गया। तो x इक्वल टू वाई क्या आया, ए बी बाय ए प्लस बी। तो अपनी लाइन जो रिक्वायर्ड लाइन है वो दो पॉइंट से निकलती है, वो दो पॉइंट क्या है, एक तो अपना a कोमा बी है, और दूसरा है ए बी बाई ए प्लस बी कोमा ए बी बाई ए प्लस बी। इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या लिखेंगे, y माइनस बी ओवर एक्स माइनस ए
इज इक्वल टू ए बी ओवर ए प्लस बी माइनस बी ओवर ए बी ओवर ए प्लस बी माइनस ए। देखो ए बी ऊपर कट गए, एल ये खोलो एलसीएम लो तो ए बी कट जाएंगे, यहाँ माइनस बी स्क्वायर आएगा, सिमिलरली यहाँ माइनस ए स्क्वायर आएगा, ये नेगेटिव भी गया, तो आई गॉट ए स्क्वायर वाई माइनस बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर टाइम्स एक्स माइनस ए। तो यू गॉट बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी, ये आ रहा है अपने पास, राइट। ये लाइन आ गई है। अब लाइन में करना क्या, उसे एक्स इंटरसेप्ट चाहिए भाई लाइन का। एक्स इंटरसेप्ट के लिए वाई को जीरो करना होता है, तो एक्स इंटरसेप्ट कितना आया, ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी बाई बी स्क्वायर। तो ये कितना बना, यहाँ पे एक बी काट दो, यहाँ पे बना ए बी माइनस ए स्क्वायर बाई बी। वाई इंटरसेप्ट क्या है भाई आपके पास में, वाई इंटरसेप्ट के लिए एक्स को जीरो कर दो, तो ये कितना बना, ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो एक ए कट गया, दिस इज बी टाइम्स या ए बी माइनस बी स्क्वायर बाय ए आया। अब आपको क्या चाहिए, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट का सम चाहिए। तो ये कितना था देखो, ए टाइम्स बी माइनस ए बाय बी था, ये b टाइम्स ए माइनस बी बाय ए था। इन दोनों का सम के लिए क्या हो जाएगा, b माइनस ए निकालो बाहर, ये बना a बाय बी माइनस बी बाय ए। तो दिस इज b माइनस ए टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए बी आ जाएगा। हाँ भाई देखिए ऑप्शन क्या, ये रहा बी ऑप्शन आ रहा है, b माइनस ए टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए बी आ गया। फाइन, तो ठीक क्वेश्चन है, बस आपको पॉइंट निकालने में टाइम गया होगा और आप यह लाइन की इक्वेशन निकालने में, लेकिन अदरवाइज क्वेश्चन के अंदर में कुछ जान नहीं है कि आपको कुछ सोचना पड़ रहा है बहुत ज्यादा। 14 क्वेश्चन है कि भैया इन दोनों के बीच में एरिया निकालना है, तो दोनों रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वाले में, बस शिफ्टेड है। एक तो y इक्वल टू वन बाई एक्स है, तो ये रहा y इक्वल टू वन बाई एक्स, और दूसरा वाला ग्राफ क्या होने वाला है, y इक्वल टू वन बाई टू एक्स माइनस वन है, तो इसकी असिम्प्टोट x की वैल्यू हाफ पे होगी, तो ये x इक्वल टू हाफ पे जाएगा। और ये दोनों इंटरसेक्ट करने वाले हैं क्या, क्या ये दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट करते हैं, हाँ भाई करते हैं। देखो x इक्वल टू टू एक्स माइनस वन किया तो x की वैल्यू वन पे इंटरसेक्ट करते हैं, ये हाफ था, राइट। तो ये ग्राफ बना लेते हैं अलग कलर में, तो ये यहाँ पे ऐसे जाएगा, ये से इंटरसेक्ट करेगा और ऐसे नीचे आ जाएगा, ये वन है, ठीक है, वन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसने पूछा वन से टू के बीच का एरिया निकालो, तो वन से टू के बीच का एरिया तो ये रहा, ये निकालना एरिया, ये वन से टू के बीच का एरिया। तो रेड ग्राफ जो सा है वो नीचे है, रेड ग्राफ जो सा है वो वन बाई टू एक्स माइनस वन को रिप्रेजेंट करता है, और जो ब्लू ग्राफ है वो वन बाई एक्स को रिप्रेजेंट करता है, ये वाई इक्वल टू वन बाई एक्स है। इनका एरिया देखना है तो क्या होगा, वन से टू आया, वन बाय एक्स माइनस वन बाय टू एक्स माइनस वन आ गया ना। अरे भाई ये तो इंटीग्रेशन सब कुछ ही पता है, तो आसान क्वेश्चन है, लॉन एक्स माइनस हाफ ऑफ लॉन ऑफ टू एक्स माइनस वन है, और लिमिट डालनी है वन से टू। ये कितना बन जाएगा, लॉन ऑफ टू बाय वन माइनस हाफ ऑफ लॉन ऑफ फोर माइनस वन, थ्री बाय वन, तो लॉन ऑफ टू बाय रूट थ्री आ गया जी। ये रहा आंसर, आंसर विल बी लॉन ऑफ टू बाय रूट थ्री। डन। अब ये क्वेश्चन अगर नहीं हो रहा एग्जाम में तो आपको सोचना पड़ेगा भाई, आपको सिर्फ इंटीग्रेशन ही तो करनी है। अपर ग्राफ भी आपको पता है, लोअर ग्राफ भी आपको पता है, ये y इक्वल टू वन बाई एक्स का ग्राफ था, ये y इक्वल टू वन बाई टू एक्स माइनस वन था। एरिया में सिर्फ अपर माइनस लोअर ही निकालना था आपको यहाँ पे। ये कह रहा है कि तीन लाइंस हैं जो आपके पास में, तीनों लाइंस कॉन्करेंट है। ध्यान देना, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन की पूरी इक्वेशंस पता है, कुछ मिसिंग नहीं है भाई इसमें। तो तीनों लाइंस कॉन्करेंट का मतलब तीनों लाइंस एक पॉइंट से पास करती हैं, तो इसका x बाय वन इक्वल टू वाई बाय टू इक्वल टू जेड बाय थ्री इक्वल टू लैम्डा मान लेता हूँ, राइट। इसका मतलब है लाइन की फ्रीडम फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, ये z इक्वल टू थ्री लैम्डा। तो लाइन पे कोई भी पॉइंट निकाला जा सकता है, बस आपको लैम्डा बताओ।
ऐसी दूसरी वाले के लिए क्या है फ्रीडम फॉर्म, ये लिखा है y माइनस वन बाय वन इक्वल टू जेड माइनस टू बाय वन इक्वल टू म्यू है। तो इसकी फ्रीडम फॉर्म क्या होगी, x की वैल्यू थ्री म्यू माइनस वन बाई टू हो जाएगा, y कितना होगा म्यू प्लस वन, और z कितना होगा टू प्लस म्यू। तो अगर लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो दोनों के पास कॉमन पॉइंट होना चाहिए ना। तो कॉमन पॉइंट के लिए क्या आएगा, लैम्डा इक्वल टू थ्री म्यू माइनस वन बाई टू आया, टू लैम्डा इक्वल टू म्यू प्लस वन आया, और थ्री लैम्डा इक्वल टू म्यू प्लस टू आया। अब तीन इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तो भैया दो सौ को साइमल्टेनियस सॉल्व करो और तीसरे वाले में चेक करो कि सेटिस्फाई हो रहा है नहीं हो रहा है। और हो रहा होगा क्योंकि तीनों लाइंस कॉन्करेंट बोला ही हुआ उसने। तो सब्ट्रैक्ट करो तो लैम्डा तो वन आ गया, लैम्डा वन डाल दो तो म्यू भी भाई वन आ गया, लैम्डा भी वन है म्यू भी वन है। देखो ये सेटिस्फाई हो रहा है। अगर म्यू वन डाला थ्री माइनस वन टू बाई टू, हाँ भाई सेटिस्फाई हो रहा है। अभी तीसरी लाइन का क्या करना है, तीसरी लाइन बोला हुआ है वो भी इस पॉइंट से पास करती होगी, तो मुझे वो पॉइंट चाहिए पहले। तो वो कॉमन पॉइंट क्या है, इस लाइन और इस लाइन के पास कॉमन पॉइंट क्या था, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, वो कॉमन पॉइंट क्या था वन कॉमा टू कॉमा थ्री था। कैसे, लैम्डा को वन डाल दो ना। अब ये कह रहा है कि ये लाइन भी उसी पॉइंट से निकलनी चाहिए क्योंकि तीनों कॉन्करेंट थी। टू माइनस थ्री बाय माइनस वन, थ्री माइनस फोर बाय एच, ये क्वांटिटी कितनी बन गई, ये वन है, ये क्वांटिटी वन है। इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, वन माइनस के बाई थ्री वन है, और माइनस वन बाय एच वन है। तो एच की वैल्यू आ गई माइनस वन, और के की वैल्यू आ गई माइनस टू। खत्म। उसने बस ये पूछा है टू एच माइनस थ्री के बता दो भाई, तो लिखो माइनस टू प्लस सिक्स, फोर आ जाएगा, खत्म हो गया क्वेश्चन। तो टाइम भी नहीं लगा इस क्वेश्चन को करने में। एक्सक्यूज मी। तो उसका जो डेटा है वो इस तरह से गिवन है कि बहुत पीसफुल सा डेटा गिवन था। बस कॉन्करेंसी का मतलब पता होना चाहिए था। इन दोनों लाइंस को साइमल्टेनियस सॉल्व किया, पॉइंट निकाला, पॉइंट को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया क्योंकि तीनों लाइंस एक ही पॉइंट पे मीट करती हैं, तो हो गया। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो ये कह रहा है प्रोबेबिलिटी 1.5 से x 3.5 में हो, गिवन दैट x ग्रेटर देन 2 है। और इसने कहा है x की सिर्फ रैंडम वेरिएबल की यही इंटीग्रल वैल्यूज हैं। तो कैसे करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, 1.5 से x 3.5 है, उसका इंटरसेक्शन लेना है x ग्रेटर देन 2 में, बाय प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ a गिवन b लिखा होता है तो आप क्या करते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b लिया करते थे, बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ b किया करते थे, वही कर रहे हैं हम लोग। तो 1.5 से 3.5 में कौन से इंटीजर आते हैं, 1.5 से तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 आ सकता है और 3 आ सकता है, और ये कह रहा है x ग्रेटर देन 2 है, मतलब 3 4 5 6 आ सकता है क्योंकि x ग्रेटर देन 2 में सिर्फ यही चार वैल्यूज हैं। इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3 बाय प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 2। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3 का मतलब क्या होगा भाई, 3/12। यहाँ पे क्या होगा, x ग्रेटर देन 2 का मतलब x की वैल्यू 3 हो सकती है, 4 5 6, तो 3/12 प्लस 4/12 प्लस 5/12 प्लस 6/12, तो 3/18 आ गया, विच इज 1/6। बड़ा आसान क्वेश्चन है भाई। और प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आसान आ जाना पेपर में तो एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आता है। क्यों, उस समय लगता है कि भाई ये एक मतलब लोगों के लिए वन ऑफ द डिफिकल्ट टॉपिक ये होता है, और लोग लगता है अगर ये वाला क्वेश्चन हो गया तो भाई मेरे हाथ में है सब्जेक्ट, राइट। तो ये सिंपल क्वेश्चन था एग्जाम में करने के लिए। अब ये कह रहा है एक्स और वाई दो नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं, लेकिन ये वेक्टर्स कोलिनियर बोले हैं। तो a इक्वल टू के स्क्वायर माइनस फाइव के, मतलब के माइनस टू इंटू के माइनस थ्री एक्स प्लस के माइनस थ्री वाई, और b वेक्टर टू एक्स प्लस फाइव वाई, ये कोलिनियर वेक्टर्स है। तो कोलिनियर का मतलब क्या होगा कि भैया यहाँ पे a वेक्टर कुछ लैम्डा b होगा। इसका मतलब है कि भैया मैं इनके कोफिशिएंट्स की रेशियो सेम लिख सकता हूँ, k माइनस टू इंटू के माइनस थ्री बाई टू शुड बी k माइनस थ्री बाई फाइव होना चाहिए। अब देखो k की वैल्यू यहाँ पे k माइनस टू इंटू के माइनस थ्री फाइव इज इक्वल टू टू टाइम्स के माइनस थ्री था। अगर आपने k माइनस थ्री कॉमन ले लिया, यहाँ फाइव के माइनस यहाँ पे कितना आ गया 10, राइट।
-2 इक्वल टू 0 आ गया, तो k की वैल्यू या तो 3 होगी या k की वैल्यू 12/5 होगी। इससे पूछा लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ k क्या होगा। अगर आपने आंखें बंद करके किया और यहाँ पे आपने बोला ये तो 2.4 आ रहा है भाई और ये k3 आ रहा है, तो लार्जेस्ट वैल्यू 3 हो गई, उसी टाइम पे आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? रियलाइज दिस। एक्सक्यूज मी, आईआईटी ने ऐसा ना कई बार पेपर्स में किया है, एडवांस में खास करके, कि वो क्या करते हैं कि दो वैल्यूज आ रही होती है, कुछ ऐसा आ रहा होता है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन बनाना होता था पहले, या उन्हें अपने आप में कुछ और तरह के क्वेश्चन में सिंगल चॉइस में उन्हें रखना होता था, तो ना वो लार्जेस्ट वैल्यू पूछ लिया करते थे। और अगर आप फंस गए उनके ट्रैप में, अगर आपने ये सीधा लार्जेस्ट वैल्यू दोनों में से जो भी मैक्सिमम है वो देख ली, द मोमेंट यू हैव टू रिपोर्ट दैट ना, आपको जब भी वो रिपोर्ट करना हो कि आपके पास में मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है, इस तरह की वैल्यू को रिपोर्ट करने से पहले द फर्स्ट थिंग यू शुड चेक इज कि क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो। यही इसका हिंट है, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो। यहां लिखा है एक्स और वाई दोनों नॉन जीरो वेक्टर्स हैं। अगर के थ्री हो गया तो ये वाली क्वांटिटी जीरो हो जाएगी भाई, ये वाली क्वांटिटी भी जीरो हो जाएगी। देखो ए क्या है, k-2 इंटू k-3 x प्लस k-3 y। द मोमेंट यू से k3 था तो a जीरो हो जाएगा, k की वैल्यू 3 के लिए a विल बी अ जीरो वेक्टर। जो मना किया हुआ है भाई, नॉन जीरो वेक्टर चाहिए। तो a की वैल्यू एक्चुअली अकर कर रही है 12/5, तो मैक्सिमम वैल्यू 12/5 ही होगी, जो आपके पास आंसर सी है। तो दिस आंसर विल बी सी। जो अगर आपने नहीं लिखा ना, तो तब बहुत बड़ी गलती होने वाली है अपने से, राइट। कि अगर आपने कह दिया कि भैया के की वैल्यू 3 आंसर मार्क कर दिया, तो ए जीरो वेक्टर बन जाएगा, उसने जीरो वेक्टर मना करके रखा हुआ है, राइट। यहां पे देखो, एक्स और वाई दोनों नॉन जीरो रखे थे, लेकिन यहाँ पे ये नॉन जीरो वेक्टर है ना। जो मैं नॉन जीरो की बात बोल रहा हूँ वो नॉन जीरो इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। एक्स और वाई दोनों नॉन जीरो रखे थे ताकि आपके पास में ये जीरो ना बन जाए, लेकिन के की वैल्यू 3 के लिए ये वाला वेक्टर ए यहां लिखा हुआ है भाई, ए यहां लिखा है, पहले नहीं, ए यहां है, ए जीरो बन जाएगा देखो। तो क्वेश्चन को पढ़ने के लिए यहां पे नॉन जीरो वेक्टर्स लिखा है, राइट। तो एक्स और वाई तो नॉन जीरो गिवन है, लेकिन ये ए और बी भी नॉन जीरो गिवन है, राइट। अगर आपने के की वैल्यू 3 लिख ली तो ए जीरो हो जाएगा, जो अलाउड नहीं है, राइट। अब ये क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमें पता होना चाहिए कि वो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए पहली बात उसे स्क्वायर होना चाहिए, और उसके लिए सारे डायगोनल एलिमेंट जीरो होनी चाहिए, ये तो मस्ट है। यहाँ इस वाले ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल की औकात एक दूसरे की नेगेटिव होती है। अगर आपने यहाँ पे कहीं भी पोजीशन पे 3 लिखा है ना, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली डायगनली अपोजिट पे यहाँ पे रिफ्लेक्शन में -3 आना चाहिए। अब लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ पे जीरो नहीं आ सकता, यहाँ भी जीरो हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन पढ़ो, उसने कहा स्क्यू सिमेट्रिक चाहिए और डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। अब पहले सोचो, यहाँ पे इस डायगोनल में n एलिमेंट आती है हमेशा, इसके अंदर और इसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट आने चाहिए, तो टोटल n स्क्वायर थी, उसमें से n डायगोनल वाली कम की, तो आधी यहां गई होंगी और आधी यहां गई होंगी। अभी कह रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट चाहिए, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट का मतलब क्या होगा, यहाँ पे कोई भी जीरो मत लेना, क्योंकि यहाँ तो जीरो ली हुई है। अगर आपने किसी को जीरो ले लिया तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट में मैक्सिमम नहीं बन पाएगा ना। और यहाँ पे जो भी आप लैम्डा लिखोगे उसका माइनस लैम्डा यहाँ आ रहा होगा। अगर आपने यहाँ नॉन जीरो लिए हैं तो यहाँ भी नॉन जीरो रही होंगी, तो मैक्सिमम नंबर के लिए क्या आएगा, एन स्क्वायर माइनस n/2, जितनी वहां एलिमेंट है उतनी यहाँ डिस्टिंक्ट आ जाएंगे उससे, प्लस यहाँ पे एक ही एलिमेंट है डिस्टिंक्ट, जीरो, उन सबका सम 73 बोला गया है। इट सेज n इंटू एन माइनस वन 72 है, और 72 कितना होता है, 9 इंटू 8, इसका मतलब n की वैल्यू 9 है। खत्म हो गया क्वेश्चन, जो ऑर्डर होना चाहिए था वो 9 होना चाहिए था, बस। तो क्वेश्चन तो सिंपल ही था, बस उसकी अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट थी कि कहना क्या चाहता है क्वेश्चन। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन कह रहा है, ये सर्कल की इक्वेशन होती है भाई, तो कार्टेशियन में कन्वर्ट कर लो, ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, इन दोनों को कार्टेशियन में कन्वर्ट कर लो। कैसे? z की जगह x प्लस आयोटा वाई डाल दो, जिसमें x y दोनों रियल नंबर है। तो ये भाई साहब क्या खुलेंगे, x माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
स्क्वायर रूट इक्वल टू 2 आता तो स्क्वायरिंग करोगे 4 आ जाएगा, जिसका मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 4। और दूसरा बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो ये सर्कल 2 आया, ये सर्कल 1 है। सर्कल 2 क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन या रेडिकल एक्सिस भी कह सकते हो, उसकी इक्वेशन कैसे निकालते थे, एल की इक्वेशन एस वन माइनस एस टू इक्वल टू 0 करके। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट ही तो करना था। तो माइनस एक्स एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0 आया था, या 2x इक्वल टू 3 आ रहा था। अब z क्या है, x प्लस आयोटा वाई, z कॉन्जुगेट क्या होगा, x माइनस आयोटा वाई। तो 2x क्या है, z प्लस z कॉन्जुगेट। खत्म हो गया भाई क्वेश्चन, z प्लस z कॉन्जुगेट इक्वल टू 3 चाहिए था, हो गया, बस यही था, आ गया आंसर, राइट। लेकिन अगर आपने कार्टेशियन में नहीं सोचा तो थोड़ा पेन हो सकता है बस। तो इस तरह के क्वेश्चन में कार्टेशियन कर लिया करो, ज्यादा आसान था। आपको लाइन की इक्वेशन तो चाहिए थी बस, फाइन। और वापस हम लोग कार्टेशियन से फिर दोबारा से आर्गन प्लेन पे आ गए। अगला क्वेश्चन कैसा है, ये आईडीआई का क्वेश्चन है, इंडेफिनेट इंटीग्रल्स का। और देखो, हुआ बड़ा क्वेश्चन, सामने ही है सब कुछ। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे dx प्लस ई रेस्ट पर साइन एक्स है, और ये 2x इंटू डी एक्स लिखा है भाई। तो ध्यान दो, ये एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पे डी ऑफ ई रेस्ट पर साइन एक्स लिखा है, यहाँ पे ई रेस्ट पर साइन एक्स लिखा है, और ये डी ऑफ एक्स स्क्वायर लिखा है। तो ये क्या बना, u इंटू डी वी प्लस यहाँ पे v इंटू डी यू लिखा है। तो ये प्रोडक्ट रूल बना हुआ है एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस्ट पर साइन एक्स का। हाँ भाई, इसकी इंटीग्रेशन की तो एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस्ट पर साइन एक्स प्लस c आ जाएगा। वही यहाँ गिवन है, बस क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं होता। उसने कहा कि आपको एफ एक्स बताना है, तो एफ एक्स भाई साहब साइन एक्स है, और जी एक्स अपने पास एक्स स्क्वायर है। उसने बोला है इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताओ। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए बेस्ट तरीका है ग्राफ बना लो। तो ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का एक ग्राफ बनाना है, तो पहले y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बना लेते हैं। ये रहा भाई y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। रफ स्केच बना रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा फेयर रखना ग्राफ को, क्योंकि पता होना चाहिए कौन सा ग्राफ किससे कब ऊपर नीचे है, ये पता होना चाहिए। तो लेट से 1 पे इसका आंसर क्या आता है, 1 आता है भाई, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में। ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, और साइन एक्स के अंदर में पाई बाय 2 देने पे 1 आता है। तो यहाँ पे ये 1 है, 1.57 कहीं यहाँ होगा, ये पाई बाय 2 है, उस पे इसका आंसर 1 आएगा, ये, राइट। और अगर आपको ध्यान से देखना है तो x की वैल्यू पाई बाय 6 पे एफ ऑफ पाई बाय 6 जो साइन का ग्राफ है उसका आंसर हाफ आता है, और g ऑफ पाई बाय 6 पाई बाय 6 का स्क्वायर हो जाएगा। पाई बाय 6 क्या होता, 0.5 समथिंग है, इसका स्क्वायर करोगे तो नियरली क्या आएगा, 0.3 आ जाएगा। तो यहाँ पे पाई बाय 6 पे साइन का आंसर बड़ा आना चाहिए, पाई बाय 6 कहीं यहाँ होगा, इसका आंसर साइन का आंसर बड़ा आ रहा होगा। तो ये ग्राफ ऐसे गया होगा, अगर आप ध्यान दोगे ना, ये ग्राफ ऐसे गया होगा, मतलब ये गया होगा ये ग्राफ, ये साइन एक्स का ग्राफ है, और यहाँ आके ऐसे हो गया होगा, यहाँ पे नीचे ऐसा आया होगा। काफी बड़ा सा लग रहा है, लूप जोन सा है, लेकिन चलेगा। ये ऐसा है, ये माइनस पाई। अरे अब तो साइन एक्स तो -1 से 1 में ही घूमता रहेगा, और ये बहुत आगे निकल गया होगा। तो कितने इंटरसेक्शन आ रहे हैं, 2 ही आ रहे हैं, एक ये आया 0 पे और एक किसी अल्फा पे आया, बस 2 आंसर आ गए। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 है, खत्म हो गया। तो अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपको ग्राफ बनाने की प्रैक्टिस नहीं है तभी दिक्कत होगी। अदरवाइज मैं क्या करता हूँ, ये देखता हूँ कौन सा ग्राफ ऊपर है कौन सा ग्राफ नीचे है, तो थोड़ा सा फेयर बना लो बस ग्राफ को। एलिप्स है, और उसके ये कहा हुआ है कि भैया 2 फोकस गिवन है, तो एक -2,3 है और एक 2,3 है, ये दोनों फोकस हैं इसके। और एलिप्स प्लॉट कर लेते हैं, तो एलिप्स के अंदर में दोनों फोकस लाई करते हैं, तो ये रहा, ये अपना एलिप्स है, ठीक है जी। अब एलिप्स के ऊपर में ये कहा हुआ है कि आपके पास कोई पॉइंट P है, और अगर आपको F1 F2 से अगर उसका सम किया जाए, तो आपने प्राइमरी डेफिनेशन सेकेंडरी डेफिनेशन ऑफ एलिप्स पढ़ी है, तो आपने पढ़ा है कि PF1 प्लस PF2 2A होना चाहिए।
और 2a को मेजर एक्सिस की लेंथ बोलते हैं। और F1 F2 कितना होता था, ये 2a ही होता था। आपको क्या पूछा, सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ, मतलब आपको a निकालना है बस। तो p पता है ना आपको, 0,3 प्लस √5 है। तो इन दोनों का डिफरेंस करो, PF1 के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ तो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर। PF2 कितना होगा, -2 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर इक्वल टू 2a। ये कितना है भाई, 3 प्लस 3 इक्वल टू 2a। तो a की वैल्यू 3 आ गई और मेरा क्वेश्चन भी खत्म हो गया, बस इतना ही था, ये 3 था बस। दैट्स व्हाट वी वर लुकिंग फॉर, राइट। तो इस क्वेश्चन में इसके अलावा और कुछ नहीं। अगर वो ई पूछ लेता फिर भी थोड़ा काम होता, ए ही पूछ लिया उसने तो आसान क्वेश्चन है। तो इट लुक्स इंटरेस्टिंग। देखो क्या कह रहा है, आपको स्ट्रेट आने के लिए चाहिए, तो स्ट्रेट आने का मतलब है कि 5 कॉन्जिक्यूटिव कार्ड आने चाहिए, 5 कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज के। तो उसने कहाँ से शुरू किया, 2 से शुरू किया। देखो क्यों 2 से क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उसने 10 तक तो है, जैक को उसने 11 बोला है, क्वीन को 12 बोला है, किंग को 13 बोला और एस को 14 बोला है, ये है। तो आप 5 5 के कॉन्जिक्यूटिव कैसे बना सकते हो, एक तरीका तो है 2 3 4 5 6 से, इसी से शुरुआत होगी। अगला क्या होगा, 3 4 5 6 7। मैं सारे नहीं लिखने वाला, हम लोग देखने वाले कि लास्ट क्या जा रहा था, 4 5 6 7 8 और लास्ट क्या था भाई, देन 11 12। तो ये कितने सीक्वेंसेस पॉसिबल है भाई, जो 2 से शुरू होता था 10 तक, ऐसे 9 सीक्वेंसेस पॉसिबल है। अब क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में क्या लिखा है कि इन विच ऑल 5 कार्ड्स इन अ स्ट्रेट लाइन आर नॉट फ्रॉम द सेम सूट। तो 4 तरह के सूट होते हैं, डायमंड होते हैं, हार्ट होते हैं, क्लब होते हैं, स्पेड होते हैं। और वो कह रहा है कि ना भैया ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारे सेम सूट से निकल आते। तो ये मान लो आपके पास कोई एक सीक्वेंस है, मान लो 3 4 5 6 7 का आप सीक्वेंस लेके चल रहे हो। तो वो कह रहा है कि अगर 3 जोन से आया, एक एक सूट से आए, 4 एक सूट से आए, 5 एक से, 6 एक से, 7 एक से, सदर ये पांचों एक सूट से नहीं आ जाने चाहिए, राइट। तो 3 के पास कितनी चॉइसेस हैं, 4 चॉइसेस हैं। वो डायमंड से आ सकता है, वो क्लब से आ सकता है, वो स्पेड से आ सकता है, वो हर्ट से आ सकता है, इसके 4 चॉइसेस हैं। इसके पास भी सेम 4 चॉइसेस हैं, इसके पास भी सेम 4 चॉइसेस हैं, 5 के पास में इसके पास भी 4 चॉइसेस हैं, इसके पास भी 4 चॉइसेस हैं। तो इसके पास 4:5 चॉइसेस हैं, लेकिन एक गड़बड़ हो गई। देखो क्या, ऐसा भी तो हो सकता है ये सारे डायमंड की बात मान लेते, ये सारे डायमंड से आ जाते, या ये सारे क्लब से आए थे, या सारे स्पेड से आते, या सारे हर्ट से आए थे। वो मना किया हुआ है, इसने कहा कि भैया सारे कार्ड सेम सूट से नहीं आने चाहिए। ऐसा हो सकता है कि 4 कार्ड डायमंड से आते हैं, एक स्पेड से आता है, वो चलेगा, लेकिन सारे डायमंड वो नहीं चलेगा। तो ऐसा कितनी बार होता है, 4 बार होता है ना। या तो सारे डायमंड होते, या सारे हर्ट होते, या सारे क्लब होते, या सारे स्पेड होते, राइट। तो 4:5 - 4 आ गया। तो एक सीक्वेंस के लिए इतना आंसर आया, तो नो सीक्वेंस के लिए कितना आंसर आता, सेम। तो 9 × 4:5 - 4 आ जाएगा, ये अपना m है। और इसे डिवाइड करना है भाई 1500 से, 1500 से डिवाइड कर दिया, तो ये 1500 से डिवाइड हो गया। तो 9 × 4 बाहर निकालो, 256 - 1 255 आ जाएगा, बाय 1500 था। तो ये 300 आ गया 51 करके, ये 3 आया और ये 100 आ गया। तो ये कितना बन गया भाई, ये 51 12 612 बन जाएगा भाई ऊपर, राइट। तो 612 बाय 100 6.12 आ जाएगा भाई, ये शुड बी 6.12। इंटीजर नहीं आ रहा, अच्छा आंसर नहीं आ रहा, लेकिन कैन बी डेसिमल प्लेस आंसर, राइट। तो ये ट्रिकी हो सकता है, मतलब ये मुश्किल नहीं है, ट्रिकी हो सकता है कि आप ये सोच पाए नहीं सोच पाए। ऐसा नहीं कि गैम्बलर होने की जरूरत है इस क्वेश्चन को करने के लिए, बस आपका ओपन माइंड होना चाहिए कि आप कर कैसे रहे हो, राइट। कि आपने नो सीक्वेंस लिखा और किसी एक सीक्वेंस के लिए आंसर लिखा और हर सीक्वेंस के लिए सेम आंसर होगा, तो इंटू 9 कर लिया था बस। अब अगला वाला क्वेश्चन जो सा है उसके अंदर ये कहा हुआ है कि ए आई जे ऐसा कुछ है और सी आई जे को फैक्टर है। तो एक चीज सीख लो अगर आपको ये नहीं पता है तो, अगर मान लो ए एक ए का डिटरमिनेंट लिखा हो, उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लिख रहे हैं, तो A11 A12 A13 है, A21 A22 A23 है।
जो आपने बेसिक अभी डिटरमिनेंट की एक्सपेंशन की थी ना, वो बेसिकली एक्सपेंशन होती क्या है, आप A11 को C11 से मल्टीप्लाई कर देते हो, A12 को C12 से मल्टीप्लाई करते हो, A13 को C13 से मल्टीप्लाई करते हो, तो वो डिटरमिनेंट की वैल्यू आती है। मतलब एलिमेंट्स, किसी रो की एलिमेंट्स लो, ठीक है, और उस एलिमेंट्स की, उस रो की जो आपने एलिमेंट लिए हैं उनको कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो और सम अप कर दो। मतलब आपने रो वन लिया और उसके कोफैक्टर्स लिए, उसे मल्टीप्लाई किया, सम अप कर दिया, तब तो डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। चाहे आप सेकंड रो ले लो, चाहे आपने A21 C21 ले लिया, A22 C22 ले लिया, A23 C23 ले लिया, तभी वो मॉड ए ही आएगा। A31 लिया, C31 ले लिया, A32 ले लिया, C32 ले लिया, A33 ले लिया, C33 ले लिया, तब भी वो मॉड ए ही आएगा। तो एलिमेंट व्हेन मल्टीप्लाइड विद द स्कोर फैक्टर एंड सम्ड अप इन अ रो, द आंसर विल बी द डिटरमिनेंट वैल्यू। लेकिन अगर आपने मान लो फर्स्ट रो ली, A11 लिया और C21 ले लिया, मतलब इसका कोफैक्टर ले लिया, इसके कॉरस्पॉन्डिंग किसी और रो में A12 लिया और C22 ले लिया, A13 लिया और C23 ले लिया, उसका आंसर जीरो आया था। बेसिकली अपनी रो अपनी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके सम अप करने पे आंसर डिटरमिनेंट की वैल्यू आती है। किसी भी रो का किसी दूसरी रो के कोफैक्टर से लेके मल्टीप्लाई करके सम अप करोगे तो आंसर जीरो आ जाता है। तो मैं ऐसी बात कर रहा हूं, देखो, अगर मान लो A I K है और C J K है और K की वैल्यू अगर मान लो 1 से 3 है, ये बात n क्रॉस n तक वैलिड है, मैं तो 3 में दिखा रहा हूं। मतलब अगर मान लो आपने I और J इक्वल रखा है, मतलब आप क्या कह रहे हो कि अगर I और J इक्वल है तो आप ith रो की बात कर रहे हो, तो कोफैक्टर्स भी ith रो में ही बात कर रहे हो। और आपने ये किया है, k की वैल्यू चेंज करते जाओगे तो कॉलम इंडेक्स चेंज होता है ना, देखो 1 2 3। तो अगर मान लो I और J 1 आया तो ये बना, I और J 2 है तो ये बना, I और J 3 है तो ये बना, तो ये इक्वल टू मॉड ए होता है। अगर I और J इक्वल नहीं है तो ये आंसर जीरो होता है। अगर आपने ये नहीं किया हुआ लाइफ में तो ये याद कर लो भाई, राइट, काफी जगह काम आएगा। दस अगेन ज्ञान जमा करो। अब देखो, इन्होंने क्या दिया आपको, A11 C21 दिया, देखो A11 लिया और C21 ले लिया, A12 दिया और C22 दे दिया, इसका कोफैक्टर दे दिया, A13 दिया और C23 दे दिया। तो ये वाली टर्म्स रो वन की एलिमेंट्स लिए हैं और कोफैक्टर्स रो टू के लिए हैं, ये सम जीरो होगा भाई। और ये अलग कलर से दिखा लेते हैं, ये देखो ये वाला, आपने थर्ड रो की एलिमेंट लिए A31 A32 A33, कोफैक्टर कौन से लिए, पहली रो के, तो ये भी जीरो होगा। अब इन्होंने ना, मतलब कि जनरली अभ्यास के पेपर में कोई गलती नहीं है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे गड़बड़ कर दी है। देखो A21 लिया C31, A21 C31 मतलब सेकंड रो लिया और कोफैक्टर थर्ड रो के, A22 लिया और कोफैक्टर लिए थर्ड रो के, लेकिन इन्होंने A23 की जगह A33 लिख दिया है। तो अगर क्वेश्चन एक्चुअली इन्होंने इसका आंसर जीरो दिया होगा, जीरो तभी आएगा जब यहाँ पे C33 अगर आपने लिया है, सॉरी, अगर आपने C33 लिया है और अगर आपने यहाँ पे A23 लिया होता, अगर ये आपने A23 लिया होता, तब आंसर जीरो आता, क्योंकि आपने सेकंड रो यूज की होती है और थर्ड रो के कोफैक्टर लिए होते, तब आंसर जीरो आया था। तो उन्होंने जो आंसर जीरो दिया है ना, वो तभी आ रहा है, राइट। तो वो क्वेश्चन की गलती है। अदरवाइज अगर मान लो यही सेम क्वेश्चन गिवन है तो वो सॉल्व करना होता, अगर यही क्वेश्चन होता और आपको सॉल्व करना होता, A22 C32 लिखा होता और ये लिख के दिया होता, तो मैं क्या करूंगा, हम लोग अपनी नॉलेज तो यूज करेंगे भाई। कैसे, A22 C32 है, A23 C33 ये मैंने ऐड कर लिया है, ये पहले से पढ़ा था, और ये सब्ट्रैक्ट कर लिया है। अब ये वाली क्वांटिटी, ये क्वांटिटी जीरो है, ये क्वांटिटी जीरो है। अगर क्वेश्चन में उन्होंने ये A23 दे दिया होता फिर तो बात ही खत्म थी, फिर तो आंसर जीरो आ चुका है, आपको कोई काम नहीं करना है, ये जीरो है। लेकिन अब इस मोमेंट पे ना उनके गिवन क्वेश्चन के लिए बच जाता है, उनके गिवन क्वेश्चन के लिए बच रहा है भाई। तो ये कितना है, A33 माइनस A23
इंटू C33 है, ये निकालना है। तो व्हाट इज A33? A33 क्या है? I और J 33 डालो तो 3 प्लस 6/2 आ जाएगा विच इज 9/2। A23 कितना है? ये 2 प्लस 6/2 आएगा विच इज 8/2। तो ये ब्रैकेट कितना आ जाएगा? 9/2 माइनस 8/2। और C33 निकालना है। अब C33 क्या होता है भाई? व्हाट इज C33? C33 होता है -1⁻³ + 3। और इसकी रो और कॉलम छोड़ देना होता था और ये बचता था, ये बचता था आपके पास, टाइम्स इसका डिटरमिनेंट A11, A12, A21 और A22। आपको ये सॉल्व करना होता है। तो C33 यहां लिख लेते हैं। C33 कितना आता भाई? A11, A12, A21, A22। अब ये वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। व्हाट इज A11? यहाँ ऊपर लिखते हैं। A11 कितना है? 1 + 2/2, 3/2 आया। A12 कितना सर? I की जगह 1 डालो, J की जगह 2 डालो तो 4/2, 5/2 आया। A21 लिखना है तो 2 + 2/2, 2 आ गया यहाँ पे। अच्छा, A22 लिखना है तो I और J दोनों 2 डालो, 2 + 4/2, ये 3 आ गया। राइट? ओके, दिस आंसर विल बी व्हाट? आपको यहाँ वैल्यू डालनी है। तो पहली वैल्यू क्या थी? 3/2, ये है 5/2, ये है 2, ये है 3। तो दिस विल बी डिटरमिनेंट वैल्यू विल बी व्हाट? 9/2 माइनस 10/2। ये माइनस हाफ आ गया। तो ये कितना है? हाफ इंटू माइनस हाफ। तो उनके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर -1/4 आना चाहिए था। बट अगर आप अभ्यास सीरीज देखोगे तो इसका आंसर 0 मेंशन्ड है। तो 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि इन्होंने A33 लिख दिया। यहाँ A23 होता तो आंसर विल बी 0। राइट? तो आई बिलीव दिस इज वन मिस्टेक दे हैव मेड। तो आप उससे रेक्टिफाई करके चल सकते हो, तभी आपका आंसर 0 आएगा। ठीक है? ओके, ये पैराबोला को लेके क्वेश्चन है। और मैंने आपको बहुत वीडियोस में ये पहले भी बोला है कि पैराबोला के लिए तो क्वेश्चन आ ही रहा है भाई। तो पैराबोला स्टैंडर्ड तो सबको ढंग से करो। जो स्टैंडर्ड पैराबोला, स्टैंडर्ड एलिप्स, स्टैंडर्ड हाइपरबोला, वो तो ढंग से करो। आप रोटेटेड और ट्रांसलेटेड वाले पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला डील करना है तो नहीं करना है तो, लेकिन मेंस के सिलेबस के लिए ये तो करो ही। ये स्टैंडर्ड वाले तो आपको अच्छे से आने चाहिए, उनकी प्रॉपर्टीज वगैरह सब याद होनी चाहिए। अब ये क्या कह रहा है कि आपके पास में एक फोकल कॉर्ड है। तो अगर आपका फोकस यहाँ गिवन है, ये S है, ये P है और ये Q है, ये रेशियो 2:1 है। अब क्वेश्चन में क्या हुआ है कि भैया अगर आपने Q पे टेंजेंट डाली थी, तो Q पे डाली गई टेंजेंट, ये Q पे डाली गई टेंजेंट, उसने कहा वो टेंजेंट यहाँ डायरेक्ट्रिक्स पर मिलती है और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, या वो डायरेक्ट्रिक्स के लिए पहले लिख लेते हैं। ये R बोला हुआ है, पॉइंट का नाम R लिखा हुआ है। और ये डायरेक्ट्रिक्स x + a = 0 होती है अगर ये y² = 4ax है। अब अगर आपको नहीं पता है तो ये आपको पहली बात पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो ये बात याद रखना, फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट पे डाली गई टेंजेंट्स, फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट पे डाली गई टेंजेंट्स आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, पहली चीज। ठीक है? अगर ये A, ये B है और ये फोकल कॉर्ड है, फोकल कॉर्ड मतलब ये फोकस से पास करती है। अगर ये फोकल कॉर्ड है मतलब ये फोकस से पास कर रही है, ये फोकस है, तो ये दोनों टेंजेंट्स आपस में परपेंडिकुलर होंगी। इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डायरेक्ट्रिक्स पे होगा। तो ये पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स होता है, रेड लो। तो क्या क्या पॉइंट है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स intersect at directrix. Tangents drawn at end points of focal chord
आर परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर टेंजेंट्स फॉर डायरेक्ट्रिक्स में मीट करती है, पहले ये लिखा था, एंड इंटरसेक्ट एट डायरेक्ट्रिक्स, ये चाहिए। अब मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि इसने कहा कि पॉइंट पी पे डाली गई टेंजेंट का, देखो, देन द डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम पॉइंट पी, तो आपका इस पॉइंट पी पे डाली गई टेंजेंट का फोकस से डिस्टेंस निकालना, तो पहले इसमें टेंजेंट तो डाल लेते हैं। तो अगर आप टेंजेंट डालोगे ना पॉइंट पी पे, तो पॉइंट पी वाली टेंजेंट यहाँ और पॉइंट क्यू वाली टेंजेंट दोनों आपस में इंटरसेक्ट करती है, और कहाँ पे, आर पे ही करती है भाई, ये आर पे आ जाती, और ये एंगल 90 डिग्री होता है इनके बीच में। अच्छा, एक और मस्त चीज है जो आपको पता होनी चाहिए, foot of perpendicular from focus on any tangent lies at TAV। ये मेरा वर्ड TAV का मतलब है टेंजेंट एट वर्टेक्स, मतलब अगर आपने यहां से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉप किया होता इस टेंजेंट के ऊपर में, तो वो यहाँ पे एंगल 90 बनाता, यहाँ पे इस पॉइंट पे। तो अगर आपको ऑब्जर्व हो रहा है ना बढ़िया से, इफ यू कैन ऑब्जर्व दिस क्लियरली, तो यहाँ पे आपके पास में ढंग से ओरिएंटेशन बनाते हैं, तो यहाँ पे कुछ इस तरह का सिनारियो है, ये एस पॉइंट है, ये एक टेंजेंट है ये वाली, इस पे दो जगह 90 बन रहे हैं, कौन सा, एक आर पे बन रहा है, इसका नाम यू रख लेते हैं, यू पे 90 बन रहा है, ठीक है। ये आपके पास पी है, ये आपके पास क्यू है, राइट। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, और ये रेशो 2:1 बोली हुई है। आपको कहा गया ये 6 है और ये लैम्डा निकालना है, तो ये तो सिमिलर ट्राइंगल में निकल आएगा भाई, λ/6। ये छोटू ट्राइंगल और एक बड़ा वाला ट्राइंगल, ये सिमिलर ट्राइंगल है, तो λ/6 क्या होगा, 2/3, तो लैम्डा कितना आ जाएगा, 4। खत्म हो गया भाई क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत गंदा हो जाएगा अगर आप T1 T2 पैरामीटर निकालने बैठोगे तो ये तो ज्योमेट्री में बड़ा पीसफुल हो जाता है। तो दिस आंसर इज 4। इसने कहा था डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम टेंजेंट, मतलब आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना था ना, तो एस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना था इस टेंजेंट का। तो मैं ये कह रहा हूँ एस से इस टेंजेंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, टेंजेंट एट वर्टेक्स से डिस्टेंस, यहाँ पे टेंजेंट वर्टेक्स पे ही एंगल 90 डिग्री गिरता है इसके ऊपर, राइट। अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज ये याद करो, ये याद कर लो, बस ज्ञान जमा करो। ये क्वेश्चन क्या है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है, ठीक है भाई, उसके अंदर में एक सर्कल डाला है, ये इसकी रेडियस आर है, तो नेचुरली ये एंगल कितना होगा भाई, यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये a/2 हो जाएगा, तो tan 30 डिग्री क्या होगा, r/a/2, या r क्या होगा, a/2√3। आपको क्या कहा गया है भाई, आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर में एरिया ऑफ इन सर्कल का रेट ऑफ इंक्रीज के लिए k कहा गया, वो निकालना है। और ये कह रहा है dA/dt ना, यहाँ पे dA/dt कौन सा है, वो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड लिखा है। आपको एरिया विच इज πr² है, इसका dA/dt करना है, विच इज d ऑफ dt ऑफ πr² है, राइट, विच इज d ऑफ dt ऑफ πr² की वैल्यू कितनी होगी, a²/12 आ जाएगा यहाँ पे, तो π/12 निकालो बाहर, a² का डिफरेंशियल है 2a dA/dt, तो ये बन गया भाई यहाँ पे 6, तो π/6 बना, a कितना है 6/π इंटू dA/dt कितना था 2, ये गए कट। आपको k निकालना था, k d एरिया बाई dt था, तो k भी क्या आ गया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, अभी यूनिट चेंज हो गई ना, पर सेकेंड, तो ये तो 2 हो गया। तो ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, राइट। तो आपके सारे क्वेश्चंस फिनिश हो गए हैं, लेकिन अब इसका ना एनालिसिस करना है, राइट। तो पेपर में देखते हैं, और मतलब जैसे मैं हर पेपर का एनालिसिस करता हूँ, मैंने पहले भी बोला आपको भी हर पेपर का एनालिसिस करना चाहिए, चाहे कोई भी पेपर दे रहे हो, मेंस का पेपर दे रहे हो, एडवांस का पेपर दे रहे हो,
तो मैं क्वेश्चंस को ऐसे डिवाइड करता हूँ कि भैया ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए, नहीं हो जाना चाहिए। मस्ट डू का मतलब है यू शुड बी गेटिंग पॉजिटिव मार्क्स इन दिस क्वेश्चन। मैंने पहले कभी लिखा है कि ये इस तरह के क्वेश्चन मतलब कि मे बी डन में होते या कैन बी डन में होते, लेकिन उस समय तक मैंने लिमिट ऑफ सम अगर आपने अब पढ़ लिया है कि अगर आप पहले 50 पेपर्स के अंदर में अगर आपने लिमिट ऑफ सम कर लिया है तो ये क्वेश्चन होने लायक है बिल्कुल, राइट। ये पेपर करते हो आपने रियलाइज किया कि अच्छा आपने इस तरह की चीज पहले नहीं पढ़ी हुई है, तो अब तक तो पढ़ ली होगी, राइट। तो ये मस्ट डू में है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कैन बी डन में रखूंगा मैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपको ये नहीं पता है या आप ये रियलाइज नहीं कर पाए वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, तो ये हो सकता है कि आपके लिए मुश्किल में चला जाता है। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है सर, आपका स्टेट ऑफ माइंड उस समय कैसा था वो मैटर करता है। तो ये क्वेश्चन कैन बी डन में है कि हो भी सकता है एग्जाम में, अगर नहीं हुआ तो भी इतना हुआ नहीं है इस चीज का। ये क्वेश्चन मैं इसे कैन बी डन में रखूंगा, क्योंकि सिर्फ इसमें ये थोड़ी सी कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। तो ऐसा हो सकता है कि कोई करते करते हिम्मत हार जाए कि भैया ठीक है कैलकुलेशन इन्वॉल्व है बाद में आके देखेंगे। तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि आप अभी पहले ना करो, बाद में आके कर लो कि आपके सारे क्वेश्चन ट्राई हो चुके हैं, अब आपको एक क्वेश्चन करना है तो हाँ बिल्कुल ट्राई कर सकते थे। ये क्वेश्चन कैसा है कि ये भी कैन बी डन में है भाई। मतलब आप इसमें भी सिर्फ टाइम कंस्ट्रेंट के कारण ये सोच रहे होगे, अदरवाइज अगर आपने एक ही केस सॉल्व किया होता ना विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, आप ए ग्रेटर देन बी या बी ग्रेटर देन ए ले लेते, तो आपका आंसर तो चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि एक केस से आंसर आ गया ना तो आपको दिख रहा है ये तो ऑप्शन मैच कर रही है भाई, तो बात खत्म, सिंगल चॉइस क्वेश्चन ही है। ये मैं मस्ट डू में लिखना चाहता, क्योंकि ई रेज़ टू पावर sin x को t लेना और उसके बाद में आपको ये देखना है कि मॉड कैसे खुलेगा, और मॉड बड़ा पीसफुली खुल रहा है, आपको प्लस माइनस करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। क्यों? क्वाड्रेटिक जिनके a ग्रेटर देन 0 होते हैं, d लेस देन 0 होते हैं, क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव होते हैं, ये आपने क्वाड्रेटिक में पढ़ा हुआ है। तो इवन तो ये मॉडरेट है, मैं इसे मस्ट डू में ही लिखता कि इसमें गलती होने के चांसेस भी बहुत कम रहते। ये मस्ट डू में है भाई। मैं ये क्वेश्चन नहीं किया तो क्या किया। हाँ ये ट्रिकी, अगर आपने एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ भी दिया तो भी इतनी दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन कैन बी डन है भाई, ये आप कर सकते थे एग्जाम के अंदर में। हाँ अगर आपने एफ एक्स निकालना पहले कभी नहीं सोचा है, अगर आपने इस तरह की चीज पहले कभी नहीं की है तो एग्जाम टाइम में मुश्किल होगा। अदरवाइज हम लोग जब डिफरेंशियबिलिटी या डिफरेंशियल कैलकुलस डील कर रहे होते हैं तो हम लोग लिमिट्स में इस तरह के क्वेश्चन डील करते हैं कि भैया आपको फंक्शन कैसे निकालते हो, कि एफ एक्स निकालना है जब लिम ऑफ एन टेंड टू इन्फिनिटी ऑफ कुछ गिवन है। तो अगर आप एफ एक्स निकाल जाते, अगर ये गिवन होता फिर तो क्वेश्चन मैं कहता मस्ट डू है। कोई फंसने को सिर्फ इसमें फंस सकता है कि ये निकला कैसे। ये मशरूम में होगा भाई, दो कौड़ी का क्वेश्चन है, आपको सिर्फ डिफरेंशिएट ही करना था और तो कुछ नहीं है। और प्लीज याद रखना कि भैया आपके पास अगर फंक्शन फॉर्म आती है ना तो प्लस माइनस साइन ब्लाइंडली मत लगाया करो, किसी एक वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया करो। जैसे यहाँ पे 0 से 2π/3 में किसी भी एक वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, जो उसका साइन आएगा ना वही इस पूरे इंटरवल का साइन होगा। ये मशरूम है। मतलब आपने किंग रूल नहीं पढ़ा तो पता नहीं, आपने डीआई में बहुत सारी चीजें मिस कर दी हैं। सादा इस चीज को लेके ही बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, right? मैं अकेला किंग नहीं पढ़ रहा होता, हम लोग क्वीन रूल भी साथ में पढ़ते हैं, जब क्वेश्चन आएगा तो उस समय वो दिखाऊंगा भी। ये मस्ट डू में है भाई। ना इसमें बाइनोमियल में कोई पेन है ना लॉग में पेन होना चाहिए था। ये मस्ट डू में है कि अगर आपने 8-10 क्वेश्चन भी इस तरह के किए हैं ना तो किसी ना किसी ने आपके साथ ये डील कर लिया होगा, k3 × 3 k4 या कुछ और लिखा होगा, लेकिन आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स का काउंट ऐसे रैंडमली ज्यादा गिवन हो और बाद में कम करना हो, इस तरह की चीजें आपने पहले की हो। ये थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, तो मैं इसे मे बी में रखूंगा। मुश्किल तो नहीं है, मुश्किल तो नहीं है। हाँ आपने प्लस माइनस की गलती कर दी, कुछ और हरकतें हो गई तो गिव अप हो जाएगा। इसमें कोई फाइट नहीं है भाई, ये मस्ट डू है, राइट। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपसे नहीं हो सकता था। इंटीग्रेशन भी पीसफुल है, ग्राफ भी बहुत पीसफुली बन रहे हैं। ये भी मस्ट डू में है।
तीन लाइंस कॉन्करेंट होती हैं, इसका मतलब तीनों लाइंस एक पॉइंट से निकलती हैं भाई। तो आपने इन दोनों लाइंस को साइमल्टेनियस सॉल्व किया। आपने तो अपने एनसीईआरटी के टाइम पे भी दो लाइंस को साइमल्टेनियस सॉल्व करना 3D में किया हुआ है। और फिर क्या, इस लाइन को उस पॉइंट से पास करना, तो वो पॉइंट उसी लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है बस। I'll again write this must do। ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, गलत हो सकता था। तो मतलब ये सभी कर रहे थे, लेकिन बहुत सारे लोग 3 भी मार्क करते थे। इसने कहा नॉन जीरो वेक्टर्स होने चाहिए थे ए और बी, तो के की वैल्यू 3 के लिए 0 है। तो ये प्लीज ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में लार्जेस्ट वैल्यू पूछा ना के का, तो ना एक बार क्वेश्चन में रिपोर्ट करने से पहले क्वेश्चन को वापिस से पूरा रीड आउट करना। तो ये रहा पार्ट क्वेश्चन का रीड आउट करने के लिए। तो ये क्वेश्चन आई जस्ट मार्क दिस क्वेश्चन मार्क, कि मैं इसे कैन बी डन में और मस्ट डू के अंदर रखता, लेकिन यही है कि इस क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस हो जाएंगे। इस क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस हो जाएंगे अगर आपने ध्यान से नहीं किया तो। ये दो कौड़ी का क्वेश्चन है, मस्ट डू। ये कैन बी डन है भाई, मतलब इसमें कोई मुश्किल तो नहीं है। अगर आपने कार्टेशियन सोच लिया फिर तो क्वेश्चन खत्म हो चुका था। और कार्टेशियन के अंदर में आपको ये नहीं पता है कि कॉमन कॉर्ड S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 होता है, तो ये याद कर लो भाई। कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन सर्कल्स की इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने पे आती है, बस एज लॉन्ग एज एक्स और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट 1 1 बनाए हुए हैं। तो वैसे भी सर्कल का क्वेश्चन शुरू करने का सबसे पहला स्टेप होता है मेक कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर वो 2 2 गिवन है तो पहले 2 से डिवाइड कर लो। कैन बी डन। अगर आप ऐसे नहीं करते तो आप बाई पार्ट्स लगा के कर देते हैं, प्रीटी श्योर कि आप कर पाते हैं। दिस कैन बी डन। और इनफैक्ट मतलब कि ये मैं मस्ट डू में लिखता, कि ये आप तो मस्ट डू में मतलब ये कर ही लेते, ये मस्ट डू में होता भाई। अगर आपने एलिप्स में ये नहीं पढ़ा है तो किसी भी स्टैंडर्ड बुक में या आपने जो भी नोट्स पढ़े हैं उसमें ऐसा नहीं हो सकता ये डिस्कस नहीं हुआ था। ये होना चाहिए था, ये एलिप्स की वन ऑफ द डेफिनेशन है भाई। ये ट्रिकी है। अभी क्वेश्चन ही गलत है तो नो कमेंट्स ऑन दिस। ये भी ट्रिकी रहता है भाई। मतलब देखो क्वेश्चन के अंदर में कोई जान नहीं है, अगर आपको ये प्रॉपर्टीज पता है, अगर नहीं पता है आप फंस गए कैलकुलेशन करने में, तो फिर आप फंस गए, इसलिए ट्रिकी है। ये मस्ट डू है। राइट। तो मतलब ये पहले एनालिसिस में यही वो सारी बातें हैं जो मैंने यहाँ लिखा है कि किस टॉपिक का कितने क्वेश्चन आए हैं। तो आप देख सकते हो इस पेपर के अंदर में डीआई की और एरिया की अच्छी खासी स्ट्रेंथ है, और हमेशा डीआई एरिया में दो क्वेश्चन हो ही रहे हैं। मतलब आपको दो क्वेश्चन तो दिख ही रहे हैं डीआई प्लस एरिया को मिला के। आपको कॉनिक से दो क्वेश्चन हर पेपर में दिख रहे हैं। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन हर जगह दिख रहा है। अगर आप मैथमेटिकल रीजनिंग देखोगे या एसओटी देखोगे, उसके लिए आपके पास में एटलीस्ट दो क्वेश्चन या एक क्वेश्चन दिख ही रहा होगा। जो प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन आया ना, वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आया। तो प्रोबेबिलिटी में मुश्किल क्वेश्चन बनाया सकता था, लेकिन उन्होंने क्या किया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन दे दिया। और मैथमेटिकल रीजनिंग, मैं इसे मेन सिलेबस मानता हूँ इन दोनों को, ये मेंस में ही है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और ये। तो देखो मेन सिलेबस के भी दो क्वेश्चन हमेशा आ रहे हैं। और मैंने जितने पेपर देखे हैं उनमें आईडीआई का क्वेश्चन हर बार एक तो आ ही रहा है भाई, हर बार एक क्वेश्चन आ रहा है। राइट। चलो गाइस, मेक श्योर कि आप ये पॉइंट्स फॉलो करते हो। मैं हर वीडियो में ये बताता आया हूँ कि भैया आप पेपर करते हो प्लीज बीच में ब्रेक नहीं लोगे, आप बीच में उठ नहीं लोगे। अगर आप 5 मिनट उठ रहे हो ना, तो उसका इफेक्ट 5 मिनट का नहीं आता, वो 15 20 मिनट का इफेक्ट आता है। आपकी कंसंट्रेशन लैप्स होना शुरू हो जाती है कि अगर आप उठ के कुछ ऐसा मतलब कुछ और एक्टिविटी करना शुरू कर दोगे। आपको जैसे आप पेपर फिनिश कर सकते हो, कर चुके हो, उसके बाद आधे घंटे का ब्रेक लेना और फिर अपना एनालिसिस करना पेपर का, कि आपका कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, क्या आपका आंसर मैच नहीं किया, क्या आपकी सिली मिस्टेक हुई या कुछ और हुआ। एंड आई एडवाइस कि प्लीज उसके लिए तो वीडियो देखना ही, आपको सभी क्वेश्चंस के लिए देखना चाहिए। या जिन क्वेश्चन में मैंने मॉडरेट या ट्रिकी लिखा है, वो क्वेश्चंस एक्चुअली ऐसा हो सकता है कि आपने किसी और तरह से सॉल्व किया हो जो अच्छी अप्रोच ना हो, और यहाँ पे वो बेटर अप्रोच हो। तो आपको जिन क्वेश्चन में लग रहा है कि आपने बहुत लंबा कर दिया, उनके लिए तो इसको देखो ही देखो वीडियो को। और अगर आप अपना पेपर्स रेगुलरली करोगे और आप उसका एनालिसिस करोगे, तो मिस्टेक्स करने के चांसेस कम होंगे। जो आपका एक्चुअल पेपर होने वाला है उसमें मिस्टेक्स के चांसेस कम हो जाएंगे।
एंड उससे आपको ये भी पता लगता है कि आपको कौन सी चीजें रिवाइज करने की ज्यादा जरूरत है। आपको उठना ना पड़े उसके लिए आपके पास में जो भी रिक्वायर्ड चीजें हैं वो आपके डेस्क पे होनी चाहिए। एंड अगेन ये चीज मैं हर बार बोलता हूँ, आपको एक अच्छी स्लीप लिया हुआ माइंड ही मैजिक कर सकता है। तो यू शुड हैव 6 to 7 hours ऑफ साउंड स्लीप बिफोर यू अटेम्प्ट पेपर। चाहे आप कोई भी पेपर लाइफ में दे रहे होगे, आप अगर माइंड रिलैक्स नहीं होगा ना, तो माइंड थका हुआ माइंड तो पेपर अच्छे से सॉल्व नहीं कर सकता। ठीक है, चलो थैंक यू गाइस। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मेक श्योर कि आप बेल बटन को प्रेस करते हो सो दैट आपको जो भी रिसेंट वीडियोस आ रही हैं आप उसके बारे में अपडेटेड रहते हो। थैंक यू गाइस, विल बी एंडिंग फॉर नाउ एंड विल बी कमिंग विद मोर वीडियोस 2020 बैच के लिए भी, 21 के लिए भी और 22 और 22 के लिए भी। थैंक यू गाइस, विल बी एंडिंग फॉर नाउ।